हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे पहले जो इसका पार्ट वन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। पिछली बार जो आपके जेकेपीएसआई के जो क्वेश्चंस थे, जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस वीडियो से ही आपके उसमें से 5 से लेकर 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लगाने से पहले आप वो पार्ट वन देख चुके हों, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत सारे आपको एमसीक्यूज पे कराने वाला हूँ और उसके लिए आपको पार्ट वन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो आई होप आपने वो पार्ट देख लिया है। सो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। आई होप कि आप लोगों ने ये पहले वाली वीडियो देख चुकी है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, मैं व्यूज देखकर थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं है। दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट वीडियो दैट यू विल एवर फाइंड। और ये जो सब टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सबके सब टॉपिक्स मैंने वहां पर कवर किए हैं। वीडियो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने आपको दिखाए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस मैंने आपको वहां पर कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए थे, तो आप जाकर थोड़ा टाइम निकालकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आज हम आते हैं आज के टॉपिक पर, विच इज द इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर जो हमारे टॉपिक रह गए थे। तो देखो, मैं आपको ये करा चुका था, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं करा चुका था। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लीडरशिप, और इनफैक्ट हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो लीडरशिप क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर, ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, और साथ साथ में हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रह गया था, ये हमारा जो टॉपिक थे, ये 2 टॉपिक हमारे रह गए थे। बाकी सब टॉपिक्स हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो है ना टॉपिक वाइज, मतलब जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पिछली बार इन दोनों टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इस बार क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि सिलेबस में तो ये क्वेश्चन है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं जितने की इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले थे, इसीलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि पार्ट वन जाकर जरूर देखना। ठीक है, लेकिन टॉपिक कवर करना हमारा फर्ज है, हम टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। तो मैंने पिछली बार भी कुछ एमसीक्यूज करवाए थे, लेकिन मैं अब आपको और भी बहुत सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, इन टॉपिक्स के भी और बादल टॉपिक्स के भी। ठीक है, चलो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया मामला। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। इससे क्या होगा, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो आपकी पब्लिश करता रहता हूँ वो आपको यहाँ पर जल्दी देखने को मिल जाएगी। एंड आई वुड लव 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 टू हैव यू गाइस एज अ पार्ट ऑफ अ सारा काश फैमिली। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है, अपनी फैमिली ग्रो करेगी तो हम आपके लिए और भी बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ते हैं। ओके, लीडरशिप इज द वेरी वेरी फर्स्ट टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले लीडरशिप होती क्या है, बिल्कुल बेसिक सेंस में। देखो, हमने थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं जाना, हमें उतना काम का पढ़ना है कि हमारे पास क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ठीक है, पॉइंट इज वो, तो हमें बस वो समझना है लीडरशिप का बेसिकली मतलब क्या है। देखो, लीडरशिप के यहाँ पर क्या है, विद द एबिलिटी, मतलब एक तरह की क्या है, आपकी एबिलिटी है कि आप लोगों से काम करवा पाओ। लोगों से काम करवाने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं लीडरशिप। दैट इज यू कैन बिकम अ लीडर ऑल टुगेदर। थोड़ी सी और डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज लीडरशिप इनकम्पासेस द एबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान की एक ऐसी एबिलिटी, या फिर कह सकते हैं मतलब एक इंडिविजुअल की एबिलिटी, या फिर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की एक एबिलिटी टू लीड मतलब क्या, आप एक लीड कर सको, यानी कि आप आगे बढ़ सको या फिर आगे बढ़ा सको। कैसे, इन्फ्लुएंस करके लोगों को, या फिर गाइड करके बाकी लोगों को, टीम्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को। देखो, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सारा कास्ट चैनल के थ्रू मैं आपको क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू गाइस, आई एम ट्राइंग टू गाइड यू गाइस कि भैया आपका पेपर निकलेगा। शायद आपको विश्वास खुद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर ये विश्वास डाल सकूं। और अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं, देखो तैयारी आप कर रहे हो, पढ़ आप रहे हो, मैं तो खाली थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूं ना आपको, लेकिन सारी की सारी मेहनत आपकी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू इन सम सेंस और द अदर। जितनी इससे पहले मैंने आपको 2-3 वीडियोस जो बनाई मैंने जेकेपीएसआई के रिगार्डिंग, 30 डेज प्लान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग होगी, उसके अंदर मैंने आपको कुछ पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया। मैं खाली आपको क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था। अब एक्चुअल सिलेक्शन आपकी मदद से होगा, आप पढ़ोगे, आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, मैं तो यहाँ पर बैठा रहूंगा। समझ मेरी बात, तो सिलेक्शन आपका होगा सर, लेकिन पॉइंट इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू बिकम अ लीडर इन दिस स्पेस, देयरफॉर आई कैन गेट अ वर्क डन फ्रॉम यू ओनली। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं समझने ज्यादा परेशानी हो ना, हमें थ्योरी में नहीं जाना ज्यादा, आगे एमसीक्यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर कोई हम बात करें, कोई लीडर इंसान है, जो कोई भी एक गुड लीडर जो हुआ, वो गुड लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी सर, गाइडेंस। जैसा कि मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे सर कोई ना कोई और भी इंसान होगा, आप मेरे को इमेजिन मत करो, किसी को भी इमेजिन कर लो। ठीक है, तो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इंसान। अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ना कोई दिक्कत आ गई, कोई ना कोई परेशानी आ गई, तो सर उस इंसान के पास उसका सोल्यूशन भी होगा, उस इंसान के पास उसका सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, अगेन
आप एसोसिएट कर सकते हो चीजें, एसोसिएट करते रहो। कोई इंसान को आप ना इमेजिन कर लो जो कि आपको लीडर की तरह लगता है, उसके साथ आप जोड़ते रहो चीजें, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वो इंसान, ये इंसान जो होगा ना, लीडर जो होगा, वो हमेशा क्या करेगा, जो भी उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया, जो भी उनके आसपास के टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनका वो लीडर है, उन्हें हमेशा गोल की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा कि भाई वो गोल है तुम्हारा और तुम्हें इस गोल की तरफ क्या करना है, एकदम क्रूज करके जाना है, मतलब रीच करके जाना है। सर मोटिवेशन की कमी तो सर बिल्कुल होती ही नहीं है। अगर आपको मतलब अगर आपके दिमाग मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसान नहीं आ रहा ना, तो आप सिंपल से सिंपल कोई भी आप ना डिफेंस ऑफिसर को कंसिडर कर सकते हो, है ना। आप कोई भी डिफेंस ऑफिसर को कंसिडर कर लो, आपको हमेशा दिमाग में आ ही जाएगा, अगर आप कोई लीडर के बारे में और सोच नहीं पा रहे तो, ठीक है। तो मोटिवेशन की सर कमी बिल्कुल भी नहीं होती, मोटिवेशन से बहुत सारा मिल जाती है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको सर बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो लीडर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हिटलर भी एक तरह का लीडर था, बट गुड लीडर के अंदर ना ये वाली क्वालिटी, कम्युनिकेशन वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो जो भी उसके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स तक भी पहुंचाए। समझ रही बात? दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। एंड दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन भी ले। अब वो अलग बात है कि कुछ अलग प्रकार के लीडर भी होते हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते, अभी हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ लीडरशिप में आपका आएगा। देन कम्स इज प्लान। मतलब क्या है, कोई भी लीडर, अगर कोई भी एक अच्छा लीडर है तो क्या करेगा, उसके पास एक प्रॉपर प्लान होगा कि पहले हम ये वाली चीज करेंगे, फिर हम ये वाली चीज करेंगे, फिर हम ये वाली चीज करेंगे। तो इस तरह से होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कल मेरी एक इंसान से बात हो रही थी, जिसमें मैं आपको आगे बताने वाला था। तो मतलब या आप जैसे जो लोग मुझसे पढ़े उनको पता होगा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था जीएस के रिगार्डिंग, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, अब मैंने जीएस ही पढ़ाई थी, मैंने सारी जीएस पढ़ाई थी जेकेपीएसआई के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, कौन से बैचेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, अगर मैं आपको खुद बता देता कि भैया देखो मैं जो करा रहा हूँ ना, वो आपको स्टेट पीसीएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से आधे से ज्यादा लोग ना क्लासेस लेना बंद कर देते कि यार हम तो नहीं पढ़ेंगे सर, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, हमारे जेकेपीएसआई का लेवल है, हमको पढ़ा के खत्म करो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया क्या, नहीं बताया। लेकिन मैंने क्या किया, आपको इंकरेज करता रहा कि बस यार थोड़ा सा, बस क्या करो, मैं हमेशा क्या बोलता था कि आप ना पढ़ने पर फोकस करो, आप ना सीखने पर फोकस करो, आप स्टडी मत करो, स्टार्ट लर्निंग। ये तो मेरी एम ही रही है कि आप लर्न करने की कोशिश करो, स्टडी मत करो, ठीक है। तो मैंने ऐसे करते करते करते, अब आप में से ना बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे मैसेज करके बोलते हैं, कल भी ऐसे एक इंसान से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि ना मैं अल्टीमेटली मैंने जाकर दिल्ली के अंदर मेरे को इतना मोटिवेशन आ गई कि मैंने सिविल सर्विस का उठा के पेपर देखा, सीएससी का पेपर देखा, और मुझे लगा कि मेरे कितने सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे। और इसके बाद जाकर मैंने दिल्ली में जाके कोचिंग भी ली, वाजीराम जो भी था, है ना, उधर जाके एकेडमी कोचिंग ली, लेकिन वहां पर जाके मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं पहले से ही इससे ज्यादा पढ़ चुका हूँ। समझ रहे हो, ये मैं ऐसे ही बोस्ट अराउंड करने के लिए नहीं बोल रहा। अगर वो वीडियो देख रहे हैं इंसान तो जरूर आप कमेंट भी कर देना, तो पता लग जाएगा उन लोगों को भी, है ना, ऐसे ट्रस्ट मत दिया जाएगा। खैर, तो मेरा पॉइंट ये क्या है कि यार मेरे दिमाग में हमेशा एक प्लान रहता था कि ना मुझे आप लोगों को ऑफिसर बनाना है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप देखो मैं कोई डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, क्लर्क का एग्जाम निकलता है, वीडब्ल्यू का एग्जाम निकलता है, नो डाउट वो एग्जाम अच्छे हैं, लेकिन यार अगर जिंदगी में कुछ बड़ा ही करना है ना, अगर मतलब जिंदगी में लिटरली आप चाहते हो कि आपकी फैमिली अच्छी रहे, आप अपनी एक बहुत ही अच्छी फ्रेम ऑफ लाइफ जी सको और अपने बच्चों को भी आगे ग्रोथ दे सको, है ना, महंगाई सब कुछ बढ़ रही है, तो यार अगर ऑफिसर बन जाओगे ना, आप ग्रेजुएट किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, तो यार अगर आप ऑफिसर नहीं बने तो फिर क्या ही फायदा जिंदगी में। समझ रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करना है ऑफिसर बनने का। तो मैं आपको हल्की तरह से क्या कर रहा था, मेरे पास एक प्लान था। मेरा प्लान ये कभी नहीं था कि मुझे आपका जेकेपीएससी एग्जाम भी ही निकालना खाली, फिर तो मैं बहुत जगह रुक जाता। लेकिन मेरा ये टारगेट ये था कि जेकेपीएससी एग्जाम तो आपको निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ में मुझे आपको इतना ज्ञान देना है कि आप एक अच्छे मतलब और अपना लेवल आपका इंक्रीज हो जाए, अब अपने आप को फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो। समझ रहे बात? तो एक तरह का क्या होता है, ये प्लान होता है, कहीं ना कहीं लीडरशिप वाला प्लान होता है। मैं ये नहीं कह रहा आई एम अ लीडर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट एज विजन भी सर सेम बात होगी, मतलब विजन और प्लान इज द करंट थिंग जो कि आप अभी कर रहे हो, और विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लान जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ। एंड क्या होता है, डायरेक्शन इज अगेन कि आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, हमेशा पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सब बातें होगी, सब ना थ्योरी वाला क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, क्लियरली बता दूं आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा। अभी देखते हैं जरा लीडरशिप की टाइप्स क्या है, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली बार नहीं है पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो भैया देखो 4 प्रकार की आपको मेजर लीडरशिप देखने को मिलती है, जिसमें 3 प्रकार की आपको मेजर देखने को मिलती है, और ऐसे तो 10 भी होती है, 10 से ज्यादा भी होती है। सबसे पहले हमें समझना है क्या, अथॉरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसका एग्जांपल क्या है सर, अडॉल्फ हिटलर। अब दिमाग में हिटलर को बिठा लो, अब समझो क्या बोलता है ये बोलते हैं क्या, यहां पर क्या है, फोकस ऑन पावर विद लीडर। मतलब क्या है, सारी की सारी जो पावर है ना वो किसके हाथ में है, लीडर के हाथ में। लीडर क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, और वो दूसरों की नहीं सुनता है, वो जो उसका मन करता है वो अपनी करता है, ठीक है। लीडर्स मेक डिसीजन, मैंने आपको बताया ना, सारे के सारे डिसीजन वो सबके सब किसके हाथ में है, लीडर के हाथ में। और ये क्या है, कंट्रोल्ड वर्क एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, पूरा का पूरा जैसे एक तरह से मशीनों की तरह काम करते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर क्या है, लोग जो है मशीनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप हिटलर के टाइम पर दे भी सकते हो, जैसे किसी इंसान को अगर मतलब फैमिली के पास जाना है तो बोलता है नहीं 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 वॉर लड़ो,
बंदूक पकड़ा दी और चलो भाई चलो, जोश हमेशा हाई, ये वो कर करके जबरदस्ती काम, मतलब हिटलर वाला एटीट्यूड समझ सकते हो ना कैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका एक स्टाइल है, इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिव होंगे। हम कोई भी लीडरशिप वाली स्टाइल जब हम पढ़ेंगे उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम हिटलर वाला ये तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी एक्चुअली यूज दिस, बस डिपेंड करता है कि हमें कहां पर कौन सा वाला स्टाइल हमें यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ नेगेटिव वाले पॉइंट। पहले नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा कि ना यहाँ पर जो होता है टेंस माहौल होता है। क्यों टेंस माहौल होता है? क्योंकि यार जो भी इंसान यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं, वो मतलब जो भी इनके सबऑर्डिनेट्स, मतलब लीडर हो गए ऊपर, लीडर यहाँ पर आपके ऊपर हो गए, और लीडर के नीचे सर कई सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो सर सबके सब लोग क्या होते हैं, कहीं ना कहीं डरे रहते हैं, टेंस माहौल में रहते हैं, फियरफुल रहते हैं। तो ये तो सर क्या हो गया, इसका नेगेटिव वाला पॉइंट हो गया। और सर मोराल जो है ना, मोराल जो पर्सनल लेवल पे, मतलब जो इंसान यहाँ पर पर्सनल लेवल पर काम कर रहा है, सर इसका मोराल ना बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डाउन है। मतलब सर इसे खुद को मोटिवेशन नहीं आ रही कुछ काम करने के लिए। ये क्या कर रहा है, डर की वजह से काम कर रहा है, ये डर करके काम कर रहा है, ये अपने आप कुछ काम नहीं कर रहा है। समझ रही बात? ऐसे करके। और तीसरी प्रॉब्लम है वो क्या है, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब क्या है सर, क्या करेंगे लोग ना, छोड़ के चले जाएंगे। जो लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं ना सर, ये क्या करेंगे लोग ना, क्या करेंगे इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। मतलब दिस इज द केस विद इट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में ये चीज देखने को मिलती है कि लोग ना एब्सेंटिज्म, मतलब एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तो आएंगे नहीं, तो हमें डरा रहा है, धमका रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो हो गए सर इसके नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट हम कहां पर यूज करते हैं? सबसे पहली बात क्या है, जब इंप्लॉय जो है, मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट्स जो है, ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या करने लग जाए, लीडर को चैलेंज करने लग जाए। मतलब अगर लीडर की बात नहीं सुनने लग जाए तब क्या करेगा, तो लीडर को क्या करना चाहिए, एक अपने आप को मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। समझ रहे हैं बात? मतलब क्या है कि लीडर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। लीडर दबना नहीं चाहिए, ठीक है। व्हेन एम्प्लॉय चैलेंजेस अ लीडर, ये यहाँ पर काम होता है। दूसरी बात, जब ना कोई भी आपका कोई नया इंसान, कोई मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, जब आप यहाँ पे जेके पीएसआई का एग्जाम क्लियर करके जब आप क्या करोगे, ट्रेनिंग पे जाओगे। अब ट्रेनिंग पे जाकर क्या, अब देखो आप में से बहुत सारे लोग ना मतलब उस लेवल के फिजिकल फिट होंगे नहीं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल के फिट होंगे कि आप आराम से निकाल लोगे और आपका एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया। अब जैसे आप ट्रेनिंग करने जाओगे, तो ट्रेनिंग करने जब जाओगे तो क्या देखोगे आप कि ना यार वहां पर तो बड़ी सख्ती की जा रही है, वहां पर तो गालियां वालियां निकाल के बोल रहे हैं कि लगा 2 पुशअप और 2 पुशअप और 10 पुशअप और 100 स्क्वाट लगा, ये लगा वो लगा। तो क्या करना पड़ता है, जब भी न्यूबीज, जो भी नए नए लोग हैं ना, उनको जब ट्रेन करना होता है तो ये हिटलर वाला एटीट्यूड बनाना पड़ जाता है। हिटलर वाला, अब जैसे आप में से बहुत से लोग जिम वगैरह भी जाते होंगे, है ना, जिम वगैरह जाते होंगे, या आप कभी ना कभी जिंदगी में जिम वगैरह गए होंगे। तो आप देखना जो भी आपके ट्रेनर वगैरह होते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे भाई 100 पुशअप लगाने, 100 पुशअप लगाने। अब आप बोलोगे नहीं 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 भाई 100 तो पुशअप नहीं लग पाएंगे, और चल यार कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। आपको पता है जिम मोटिवेशन कैसी होती है, तो चीखते चलाते व्हाटएवर स्टफ इज यहाँ पर होता है। तो मतलब क्या है, दे आर ट्राइंग टू पुश यू। क्यों पुश कर रहे हैं, वो आपके बेटरमेंट के लिए पुश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्रेनिंग यू फॉर हार्ड ट्रेनिंग, है ना, या फॉर योर ग्रोथ इटसेल्फ। तो ऐसा करके जब भी ट्रेन करना होता है न्यूबीज को, देन वी यूज दिस काइंड ऑफ अप्रोच। देन थर्ड इज, जब ना यार आपस में जो भी सबऑर्डिनेट्स लोग थे ना, इनकी आपस में ना कोऑर्डिनेशन नहीं थी, मतलब ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। अब आपस में लड़ते रहते तो क्या होगा, एक ऐसा लीडर इनको चाहिए जो कि क्या करे, इन सबको बोले कि बेटा तुम्हें आपस में लड़ने का तो तुम ज्यादा बन रहे हो ना, मतलब आपस में एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो। अब तुम देखो तुम्हें साथ में बैठकर तुम्हें काम कैसे करवाता हूं मैं, मतलब उतना दम होना चाहिए इंसान में। तो सब क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पर ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल आपका यूज होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में भी ये वाला काम किया जाता है, ठीक है। देन हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑन डेली बेसिस। देखो इसका एग्जांपल मतलब क्या है, अभी चलो एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब क्या है कि आपको ना बहुत सारा काम हर दिन चाहिए, हर दिन काम करना है। देखो अगर एक दिन काम करना हो, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि जैसे अभी करंट अफेयर्स की रिगार्डिंग बात करूंगा, मुझे भी पता नहीं मैं कितने घंटे की मैराथन बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ही मान लेते हैं कि 4 घंटे की मैंने मैराथन बना दी, ऐसे रफ आइडिया, वैसे इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा, पर मतलब 2-2.5 घंटे के आसपास की बनेगी, फिर अपन 2 और 3 लेक्चर ले लेंगे। लेकिन मान लो 4 घंटे की मैराथन लेनी है। अगर मान लो, देखो 2 अप्रोच समझते हैं, 4 घंटे की मैराथन मैं एक दिन ले रहा हूं, और 4 घंटे की मैराथन आपकी डेली हो रही है, डेली मतलब 4,000 घंटे की मैराथन हो रही है। तो पता क्या होगा, अचानक से व्यूज क्या हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन है, 4 घंटे डेली लगातार मैराथन देख ही नहीं पाता। अभी भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, इसमें भी आप देखोगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा कितने लोग इस टाइम पर लाइव देख रहे हैं। तो लाइव जो देख रहे हैं आप, कभी कभी क्या होता है, काउंट अपने आप कम हो जाता है, कभी काउंट क्या होता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि सर लोगों के पास ऑप्शन है छोड़ने का, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो मैं आपको यही चीज ऑफलाइन सेंटर में कराता, एक बार जैसे ही आप लोग अंदर आ गए ऑफलाइन सेंटर में, मैं बाहर लगाया था कुंडी, और क्या बोलता कि भैया ताला लगा देता, और बोलता 4 घंटे से पहले कोई इंसान उठ नहीं सकता इस जगह से। समझ रहे बात?
अब ये क्या चलेगा, ये तो अगर एक दिन हो रहा है तो चल जाता है बात, लेकिन अगर ये लगातार अगले 20 दिन या एक महीना लगातार ही होता रहेगा तो क्या आ जाएंगे सर, लोग क्या आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। और उस टाइम पर कोई ऐसा लीडर नहीं चाहिए आपको कि जो कोई बोल रहा है कि हम तो नहीं पढ़ते सर, तो बोलूंगा चल छोड़ो यार प्लीज पढ़ लो। अगर मैं प्लीज प्लीज करके पढ़ूंगा ना, आप लोग कभी नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं डंके की चोट पे बैठ जाऊंगा कि भाई जो निकल के दिखाओ कोई यहाँ से, बात समझ पा रही है? ऑफकोर्स मतलब ऐसे बुरा मत मानना, मैं सबको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? कभी बोलो लड़ने आ जाओ कि हाँ हम लड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट पॉइंट इज एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जब आपको हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन डेली बेसिस पर चाहिए। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने शायद ना एक एग्जांपल सुना होगा बायजूस का, ठीक है? बायजूस की स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं क्या, बायजूस करके, हाँ ऐसे करके होता है ना बायजूस का। बायजूस में बहुत ज्यादा बदनाम थी, क्यों? क्योंकि वहां की जो स्टेल, अभी आपने बदनाम है ही इवेंचुअली, आप देखोगे वहां पे बोलते हैं कि ना बहुत ज्यादा प्रेशर ऑफ वर्क है। वो आपको 8-10 लाख का पैकेज तो देते हैं, लेकिन सर क्या करते हैं वहां पे, इतने टारगेट बेसिस पर जॉब होती है ना कि आपको हर दिन इतने बंदे लेकर आने हैं, इतने बंदे लेकर आने हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉइज ने सुसाइड भी कर ली थी, और इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा नाम खराब है एज अ वर्क कल्चर के बेसिस पर बायजूस का। अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, ये न्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा आया भी था, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका वाला फंडा। नाउ सेकंड कम से सर इसका बिल्कुल ही अपोजिट स्टाइल। ये क्या था सर आपका? ऑटोक्रेटिक स्टाइल था, अडॉल्फ हिटलर वाला स्टाइल था। ये क्या है सर आपका? डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या रहेगा? फोकस ऑफ पावर इज विद द ग्रुप। पहले क्या था सर, एक ही इंसान के पास सारी पावर थी, अब यहां पर मामला हो गया चेंज। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर पूरे ग्रुप के पास पावर है। मतलब क्या है सर, सारी की सारी पावर क्या हो रही है, ग्रुप के पास आ रही है, यानी कि कोई एक इंसान के पास पावर नहीं है। देखो यहां पर एक लीडर बैठा जरूर है, ये लीडर बैठा जरूर है, लेकिन सर ये सबको बराबर का मौका दे रहा है, और सर इसके अंदर और उस लीडर के अंदर ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ज्यादा डिफरेंस यहां पर अपना रखा नहीं है, ठीक है? यहां पे देखो लीडरशिप फंक्शंस शेयर्ड विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मतलब क्या, लीडर सर ऑलमोस्ट हर इंसान ऐसा फील कर सकता है कि वो खुद भी क्या है, लीडर है, ठीक है? अब इससे होता क्या है सर, इससे बेस्ट पॉइंट तो क्या है ना कि कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस की तरह काम करता है। कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस की तरह काम करता है, मतलब सबको ऐसा लगता है कि यार हमारा ही है, हमारा ही है। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोलता हूं कि ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, मैं क्या बोलता हूं, वेलकम टू सारा काश, लाइक वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। मतलब ये आपका चैनल है, विच इज ट्रू, मैं खुद मानता हूं ये आपका चैनल है। और अगर आप यहाँ पर ना कम्युनिटी सेक्शन जाकर भी देखोगे तो मैं आपको क्या देखता हूं, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देखना, कम्युनिटी टैब जो आपकी वहां पर आती है उसमें जाके देखना, मैं आपसे ना पोल डाल के पूछता रहता हूं कि बताओ नेक्स्ट कंटेंट आपको किसका चाहिए। जो लोग मेजॉरिटी बोलती है मैं उसके रिगार्डिंग कंटेंट लेकर आता हूं। मैं अपने हिसाब से कंटेंट पब्लिश नहीं करता हूं, जो आप लोग चाह रहे हो वो मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाता हूं। बना खाली कंटेंट मैं ही रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आपका सजेशन में लेने की कोशिश कर रहा हूं। समझ पा रहे हो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूं? दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल। अब ये पूरा डेमोक्रेटिक एग्जांपल नहीं है, बट ऐसे होता है। अब इसके भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे। सबसे पहली बात सर, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क बहुत है। अगर मान लो मुझे एक वीडियो पब्लिश करनी है, तो सर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, पब्लिश कर दूंगा, जिसने देखनी है देखो, जिसने नहीं देखनी मत देखो। मतलब क्या है, काम तो हो रहा है ना यार, काम तो हो रहा है ना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा वाला केस क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा, फिर आप लोग बताओगे, फिर एक दिन में सारे वोट नहीं करते, फिर 2 दिन के बाद वोट करेंगे, 5 दिन के बाद वोट करेंगे, फिर अगर वोट ढंग से नहीं आए तो मतलब क्या है, काम लटक जाएगा। जैसा हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या देखोगे सर, एक अगर रोड भी बननी है सर, उसके अंदर भी क्या होता है, 3-3 4 साल लग जाते हैं। समझ रहे बात? तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क, तो टाइम कंजप्शन थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, देखो टाइम जो होता है ना, समय इज वेरी वैल्यूएबल, और समय को और मनी को आप इजीली क्या कर सकते हो, मतलब एसोसिएट कर सकते हो। तो उस हिसाब से क्या होता है सर, पैसा भी ज्यादा लगता है। जब टाइम ज्यादा लगेगा, मीटिंग ज्यादा होंगी, सब कुछ ड्रामा करके होगा, तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब महंगा सौदा होगा ये डेमोक्रेटिक्स वाला स्टाइल। और सर यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम और है। मैंने क्या बोला कि जो ये लीडर है ना, ये सबके व्यूज सुनेगा, और इनफैक्ट हर कोई लीडर है, मतलब इस ग्रुप में हर कोई लीडर है। बट प्रॉब्लम पता क्या है, मान लो मुझे कोई काम बनाना है, मुझे कोई काम करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यार मैं आप लोगों के, जैसे मैंने भी स्टार्ट भी किया था कुछ टाइम पहले, कि मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल इंडिया की जो वैकेंसीज आती हैं, मतलब ओवरऑल इंडिया की जो आपकी वैकेंसी ओवरऑल इंडिया की जो वैकेंसी आती है सर, मैं इनको भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर करना मैंने शुरू किया था कि आप लोगों को वो भी देना चाहिए। अब अगर मैं सजेशन आप लोगों से पूछता कि क्या मैं आपके लिए लेकर आऊं, क्या मैं नहीं लेकर आऊं। अब अगर मान लो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि ओवरऑल इंडिया की क्या वैकेंसीज आती हैं, जिनको पता ही नहीं क्या सिलेबस होता है, बस उन्हें एक मिथ बैठा हुआ है कि यार बहुत टफ पेपर होता है, हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ऐसा मिथ बैठा हुआ है। तो मतलब क्या है, आप लोग क्या है, मतलब आप लोग नहीं, मतलब उस सेंस में बोल रहा हूं कि अगर कोई इंसान क्या है, अनस्किल्ड एम्प्लॉइज है, मतलब मान के चलो कि जो रेड वाला इंसान है ना, इसी को पूरी की पूरी कोई भी मैटर के रिगार्डिंग नॉलेज है, लेकिन बाकी सब लोगों को इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है। सर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सजेशन नहीं दे पाएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि सर ये सजेशन देना, लेकिन सर ये लोग सजेशन ही नहीं दे पाएंगे बिकॉज इनको उस मामले में नॉलेज ही नहीं है। तो अनस्किल्ड एम्प्लॉइज के टाइम पर ना ये वाला सिस्टम क्या होता है, काफी ज्यादा फेल कर जाता है, क्योंकि सर वो सजेशन नहीं दे पाएंगे, सजेशन दे नहीं पाएंगे, सर क्या होगा, हमेशा सजेशन आपका गलत ही होगा, और जब गलत सजेशन होगा तो काम ढंग से हो ही नहीं पाएगा। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है सर, अगर मान लो हम मान के चल रहे हैं क्या, अनस्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं है, अगर अनस्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं है
सर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। देखो अगर मान लो एक इंसान है, जैसे मान लो मैं मान लेता हूं सर मैं एक तरह से सोच सकता हूं ना, चलो मान लो मैं एक तरह से नहीं, मैं दो तरह से सोच सकता हूं। मतलब मैं एक जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं एक तरीके से आपको पढ़ा पाया, अगर आपको ये वाला तरीका पसंद नहीं आया तो मैं एक और तरीके से पढ़ा दूंगा आपको, अगर आपको वो तरीका भी पसंद नहीं आया फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो एक छोटा सा दिमाग है, अब छोटे से दिमाग में दो ही तरीके आ सकते थे, अब दो तरीके से भी आप मुझसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तो फंस गया क्योंकि मेरा दिमाग और चल ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा ही दिमाग बाकी सब लोगों के पास भी है। तो अगर एक पूरी की पूरी टीम एक टारगेट के ऊपर फोकस करेगी, सर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब अगर एक के दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा दूसरे के दिमाग में आइडिया आ जाएगा, सर दैट इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व। ठीक है, आप ये चीज देखोगे अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे आ जाए ना, किसी फ्रेंड का, जैसे अभी मेरे दोस्त की शादी आ रही है, सर उस शादी के अंदर क्या प्लान, क्या गिफ्ट उसको करना है, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में सबके सब अपने आइडिया डाल रहे हैं, तो हुआ ये बेसिकली, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है लेकिन सर इतने सारे आइडियाज आ चुके हैं ना हमारे पास कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि क्या गिफ्ट देना है हम सबको मिलके, सर वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? ऐसे करके देन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, जब एम्प्लॉइज क्या करेंगे, इक्वल पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करेंगे, जब उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमारा ही चैनल है, जैसे अभी यूट्यूब पे देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि हमारा ही चैनल है, सर आप ना दिल से लगाओगे क्लासेस, आप दिल से क्या करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, दिल से वीडियो को लाइक करोगे और मतलब से सपोर्ट काइंड ऑफ करोगे। ठीक है, मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगेन आपका मन है आप कर सकते हो, नहीं करना मन कर रहा मत करो। ठीक है, पॉइंट आपको बता रहा हूं कि दिस इज लाइक, जब आपको किसी चीज से दिल जुड़ जाता है ना, फिर सर मतलब क्या करोगे, आप खुद ही यहां पर क्या करोगे, मतलब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, तो ये पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए जब पर्सनल ग्रोथ होती है ना तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सो मैं आपको पार्ट टाइम, ये लोग मैं अपनी जिंदगी में और भी कुछ काम कर रहा हूं लेकिन मैं आपको पार्ट टाइम यहां पर क्या करता हूं, टाइम स्पेंड करता हूं। क्यों करता हूं? बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि क्योंकि इट इज लाइक बीइंग एन एस्पिरेंट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ दे पा रहा हूं, तो इट इज अ जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर अ लीडर ऑल्सो। Along with that, you are also contributing to whatever I am producing in front of you. Therefore, employees को भी, आप लोगों को भी satisfaction मिलता होगा जब भी आप लोग देखते होंगे कि यार सर ने कोई नई वीडियो पब्लिश करी है और यार मजा आ गया, यार क्या कंटेंट डाला है। बात समझ में आ रही है? So this is the job satisfaction level। अगर आप if you feel that you are a part of that particular community, then आप एक परसेंट भी उसमें काम ऐड करोगे ना, then you will feel better। Job satisfaction is also a very very huge reason altogether। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट लास्ट, मतलब एक थर्ड जो आपकी कैटेगरी आती है इसे बोलते हैं लेजेस फेयर। अब देखो प्रोनाउंस करना मुझे भी नहीं आता, लेजेस फेयर, इसको मतलब क्या होता है, जेन्युइन स्टाइल। अब सर इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें क्या आता है कि मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लीडर, मतलब जो लीडर है एक्चुअल में, सर वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में मतलब खाली गाइडिश कर रहा है लेकिन सर वो ज्यादा ना पुश नहीं रहा है। जैसे अथॉरिटेटिव में क्या था स्टाइल में, ऑटोक्रेटिक में क्या था, सब कुछ लीडर के हाथ में था। डेमोक्रेटिक के हाथ में क्या था कि सर लीडर की सिग्निफिकेंस कुछ खास थी ही नहीं, क्योंकि सर हर इंसान क्या था, लीडर था। यहां पर क्या लीडर तो है लेकिन सर वो क्या लीडर चिल मार रहा है, बैठ के चिल मार रहा है। अब ये कुछ अगर थोड़ा बहुत काम आ गया, थोड़ा बहुत बता दिया, नहीं तो सर क्या कर रहा है, बेसिकली चिल ही मार रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन टू डू एज दे थिंक बेस्ट, मतलब जो उनको अच्छा लग रहा है सर वो वाला चीज यहाँ पर क्या करें। ठीक है, इसी बताना मैं आपको भूल गया, एक मिनट थोड़ा सा बताता हूँ। ये अथॉरिटी वाला जो स्टाइल होता है ना, इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, इसे बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। मतलब पुराने टाइम से ना इस अप्रोच को ज्यादा तवज्जो दी गई थी कि लीडर के दिमाग में पहले वाला यही आपका सिनेरियो आता था। देन डेमोक्रेटिक वाला जो हमने स्टाइल पढ़ा, इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच, बिकॉज क्या है, सबके सब क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव अप्रोच। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्टिसिपेटिव अप्रोच। अब जो लास्ट वाला जो आपका एग्जांपल आया इसके बाद, ये जो लेजिस फेयर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंड्स ऑफ अप्रोच। मतलब सर क्या है कि लीडर ने काम दे दिया और सर अपने हाथ क्या कर लिए, पीछे कर लिए कि भाई तुम्हें जो करना है, जैसा करना है तुम अपने आप करो, बात ही खत्म। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात। नेक्स्ट एक मिनट ना, हाँ अब सर इसके क्या होंगे नेगेटिव और से कुछ पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव क्या है सर, अगर एम्प्लॉय इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, अगर एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे बिलोंग तो करता नहीं हूँ, और ऊपर से फिर उसे क्या फील होगा कि यार मैनेजर तो है, मैंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, मैनेजर तो हमें काम दे रहा है और फिर बोलता कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ सीधे से बता दो, मतलब तुम्हें बिल्कुल ही हमें छोड़ दिया, हमें कोई गाइड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अगर एक बार एम्प्लॉय के दिमाग में इनसिक्योरिटी आ गई, फिर सर क्या हो जाएगा, मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे स्टीव जॉब्स लिखा हुआ है। अब स्टीव जॉब्स क्या है, मतलब सर अगेन करोड़पति, सर वो क्या करते हैं, वो सर इतनी ज्यादा सैलरी वगैरह दे देते हैं एम्प्लॉइज वगैरह को कि सर वो इनसिक्योरिटी वाला फियर कभी आता ही नहीं है। अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ ह्यूज प्रॉब्लम अगर छोटी कंपनी में ऐसे कोई चीज लगाई जाती तो। ठीक है, अगर मैनेजर, इस पहले थोड़ी गलत होगी, मैनेजर, अगर मैनेजर ना ये कुछ लोग ना उससे भी बुरा मान जाते हैं कि ना मैनेजर तो हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो थैंकफुल भी नहीं है। अगर तुम टाइम पर काम करके दे दोगे ना तो बाकी सब जगह क्या कहता है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है। यहाँ पे सर कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। अब अगर अच्छा काम करोगे थैंकफुल भी नहीं होता। अगर मैनेजर थैंकफुल भी नहीं है ना,
या मैनेजर कोई फीडबैक भी नहीं दे रहा, सर क्या होते हैं एम्प्लॉइज यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लीडर के नीचे जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, सर दे फील अनमोटिवेटेड ऑल टुगेदर। और आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, लीडरशिप के अंदर मोटिवेशन इज अ ह्यूज पार्ट। तो अगर ऐसा हुआ सर फिर सिस्टम क्या होता है, बहुत बेकार बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर इसमें क्या होता है, मतलब इसके बेस्ट एडवांटेज क्या है, जब भी हाईली स्किल्ड पीपल होते हैं ना सर, फिर क्या होता है वो सिस्टम अपने आप ही काम कर सकता है। जैसे कि आपको बताता हूं मैं एग्जांपल, मुझे अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो क्रिकेट का एग्जांपल आपको बताता हूं। तो जैसा कि ना आपको अगर पता होगा कि इंडिया, अभी जैसे चलो आज तो पाकिस्तान जीत गया, पर इंडिया पाकिस्तान का जो पहला आपका मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आपका पहला मैच हुआ था, या फिर आप देखो कि ना इनफैक्ट अभी केएल राहुल अभी रिसेंटली फॉर्म में आया था, है ना, केएल राहुल अभी रिसेंटली फॉर्म में आया था। उधर दोनों ही केसेस में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हार्दिक पांड्या से क्वेश्चन पूछा गया था, और केएल राहुल का जब केएल राहुल थोड़ी 50-50 मार चुका था, तो उसका क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया कोहली से आपकी क्या बात हुई, कोहली से आपने टिप्स दी है, या राहुल द्रविड़ आपको क्या समझा रहे थे। हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि राहुल द्रविड़ बाहर से क्या एडवाइस आई थी, तो हार्दिक पांड्या ने पता क्या बोला था कि बाहर से कोई एडवाइस आई नहीं थी। क्यों नहीं आई थी, बिकॉज हम उनको पता था कि हम लोग इतना देख चुके हैं, इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि हमें पता है कि इस टाइम पर राइट टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ऑलरेडी टीम के कोच जरूर हैं, राहुल द्रविड़ इज द कोच आउट देयर, लेकिन कोच ना हर चीज नहीं बता रहे कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, उनको क्या पता है कि हाईली स्किल्ड पीपल है, हाईली स्किल्ड टीम मेंबर्स हैं, उनको ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही है। हाँ, छोटी मोटी जो जरूरत होगी वो डेफिनेटली हम लोग कर देंगे। मतलब क्या है, ये लेजेस फेयर यानी कि आलसी टाइप वाली जो होती है ना, हैंड्स ऑफ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, मतलब बेसिकली ये आलसी वाली जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर आपकी की जा रही है। ठीक है, अगेन फ्रीडम टू एम्प्लॉय मतलब क्या है सर, जैसा खेलना जैसा करना है वैसा जाके अपने आप खुद करो, तो पूरी की पूरी फ्रीडम देती। और अगर फ्रीडम होगी तो क्या होगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। बस यहां पर ये चीज याद रखना कि लीडर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, लीडर को सेटिस्फेक्शन यहां पर नहीं मिलेगी। देखो पिछले केस में क्या था कि लीडर को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी और एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, लेकिन यहां पर जो कि यहां पर दोनों लोग काम कर रहे थे, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं, इधर लीडर ना के बराबर काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, इसमें लीडर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन हाँ एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन आपको पक्का देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट मैनर में होगी, लेकिन डायरेक्ट मैनर में नहीं होगी। ठीक है, अच्छा भाई देखो इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमको बताया एक कोच अप्रोच हो गया, मतलब मोटिवेशनल, जो आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे, वो क्या हो गया, मोटिवेशनल हो गया। वो एक्चुअल में आपका कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको खाली क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एक विजनरी अप्रोच होता है, मतलब क्या कि आप दूर का सोच रहे हो और आपको दूर तक बोल रहे हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि भाई आपको तो यूपीएससी निकालना है, लेकिन यूपीएससी क्या होगा, दूर की ड्रीम होगी। अभी तो आपको जेकेपीएससी निकालना है ना, थोड़ा स्टेबिलिटी लानी अपनी लाइफ के अंदर, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हो, केएस निकालोगे, फिर यूपीएससी निकालोगे, समझ रहे ऐसे करके। देन सर एक होता है सर्वेंट टाइप वाला, मतलब जो एक ऐसा इंसान जो कि आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल हो और आपकी हमेशा ही सुनता रहे, वो आपको एक तरह का लीडर है, लेकिन ये सबमिसिव लीडर होता है। मतलब ये आपके कुछ ना, मतलब आपके कुछ बेनिफिट नहीं कर पा रहा, बस ये क्या बेनिफिट कर पा रहा है कि आप जब भी इस इंसान को ना कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी आपका दिल का हाल है उसे शेयर कर सकते हो। ये थोड़ा सा क्या होता है, मतलब ये एक्चुअल में आपको कोई गाइडेंस नहीं देगा, बस सुन लेगा। इट इज अ गुड लिसनर ऑल टुगेदर। देन ऑटोक्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेजिस फेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। पेस सेटर का मतलब क्या, अगेन ये मोटिवेशनल वाला टाइप के होता है। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बताऊं क्लियरली ना। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब क्या है सर, आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप का हो गया। ट्रांजैक्शनल सर हो गया, परफॉर्मेंस फोकस होता है, नॉट इंपॉर्टेंट। एक ये इंपॉर्टेंट है जिसको ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो आप सरकारी ऑफिस में देखते हो, जब आप पुलिस ऑफिसर बन जाओगे ना, तो सर जब पुलिस ऑफिसर बनने के बाद आप एक्चुअल में इसी मॉडल से आप ना टकराने वाले हो। So this is the model that you're gonna see itself। ठीक है, इसको बोलते हैं सर, इसका एक दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं पैटर्न टाइप। क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न टाइप। मतलब क्या सर, कुछ भी होना है तो क्या होगा सर, एक पूरा पैटर्न बना रखा है, एक रूटीन बना रखा है, उसी से होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये कि आपका एक तरह का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि सर मान लो आपको कोई ना कोई फाइल के ऊपर साइन करवाना है, या आपको कोई ना कोई जो भी आप चले गए, अब आपको किसी इंसान को आरोपी को पकड़ने जाना है, तो आपको वारंट वगैरह इशू करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने पुलिस स्टेशन में, जो भी आपका यहाँ पर जो जहां भी आपका दायरा होगा, पहले आपको वहां पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर सर क्या करोगे, आप एक कॉल करके आगे अपने हायर जो होगा सर उनको भी बताओगे कि भैया आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, या फिर मैं उधर जाके कुछ ना कुछ करने वाला हूं। ठीक है, वो क्या करेंगे सर, फर्दर वो अपनी हायर अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेंगे, और सर वो क्या होंगे सर, वो अपनी हायर अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेंगे। समझ पा रहे हो, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है सर, पैटर्न टाइप चलता है। आप डायरेक्टली यहां से यहां उठ के संपर्क नहीं कर सकते, आपको ये पैटर्न फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल होता है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना इसके अंदर क्या दिक्कत आपको लग रही है। पहली बात तो सर इस अप्रोच में इनोवेशन की कमी है, तो अगर इनोवेशन की कमी है तो मतलब कुछ नया दिमाग तो लगाया नहीं जा रहा, मतलब सर कोई ग्रोथ का पैटर्न नहीं होगा, जो चल रहा है मतलब वही चल रहा है, ऐसे करके होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जब बन जाओगे जेकेपीएसआई वाले, मतलब एक क्रैक करने के बाद ऐसा ही बन जाओगे, तो आपका जो प्रमोशन होता है सर वो भी इसी प्रकार का होता है, ऐसे देखने को मिलेगा। अब सर ये चीजें किसके लिए बेटर है, जब भी जो भी ना रूटीन वर्क होता है, या फिर जो भी कोई स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है सर, उसके लिए काफी अच्छा है कि हर चीज पर आप क्या कर रहे हो, चीजें चेक कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ऐसी मान लेते हैं कि आपने एक मोबाइल फोन लेकर आए, आपने कोई मोबाइल फोन आप यूज कर रहे होंगे इस टाइम पर वीडियो देखने के लिए, लैपटॉप यूज कर रहे होंगे। जब ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुआ होगा ना, तो सर वो इसी तरह से मैन्युफैक्चर हुआ होगा। पहले सर इसके कुछ कंपोनेंट बनाए होंगे, फिर सर इसके ऊपर कुछ और नेक्स्ट वाले स्टेज के ऊपर, स्टेज सेकंड के अंदर इसके ऊपर कुछ और कंपोनेंट ऐड हुए होंगे। सर उसके बाद फिर थर्ड स्टेज के ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई होगी। सर फिर फोर्थ स्टेज पे क्या होगा, इसकी पैकेजिंग हुई होगी। और फिफ्थ स्टेज पे क्या होगा सर, इनको आपको पहुंचाया जाएगा, यानी कि सेल किया जाएगा ऐसे करके। सर ये ऐसे ही जाएगा खाना, ऐसा नहीं होगा कि सर पहले कुछ कंपोनेंट लगाए और डायरेक्टली पैक कर दिए। ये वाली चीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो पैटर्न बेस के लिए ना काफी अच्छा रहता है। तो मोबाइल हो गया, फिर आप दो में कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है तो सर वो भी आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जांपल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपल सी बात में, तो सरकारी जो जॉब होती है ना सर, वो इसी प्रकार से होती है। अब इसमें प्रॉब्लम पता है सर थोड़ी क्या है, सर एम्प्लॉइज जो है ना सर, वो अपना इंटरेस्ट क्या होता है खो जाते हैं। एम्प्लॉइज का सर क्या है, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि सर वही सेम 10 से 5 जॉब है ना, बोलते हैं 9 to 5, सॉरी 9 to 5 सर जॉब। सर वहीं जाना है, वहीं पर बैठना है, वहीं पर खाना है। सर कोई चैलेंज ही नहीं है जॉब के अंदर, समझ रहे हो, ऐसा करके सरकारी जॉब वगैरह के अंदर। सर इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम यहाँ पर कुछ ना कुछ काम शुरू करते हैं, ऐसा कर करके। तो इसके सर बेटर लाइक एडवांटेज है रूटीन स्टैंडर्ड वर्क के लिए, लेकिन एम्प्लॉइज अपना इंटरेस्ट खो जाते हैं। इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट खो गए सर, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वाला काम नहीं करेंगे, ये सभी चीजें आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, ठीक है, ऐसे करके। ऑलराइट सर, ये तो हो गया काम खत्म। अब सेकंड वाला पार्ट आता है, जिस कॉल्ड एज लीडरशिप इज अबाउट इंस्पायरिंग एंड मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग। तो अब मेरे से कोशिश कर रहे हैं कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। एक लीडर भी, देखो मैनेजर भी एक लीडर ही होता है ना, एक तेरे पर लीडर ही होता है। तो मैनेजर का काम क्या होता है कि वो एक टीम को मैनेज करे, टीम को मैनेज करे। ये यूजुअली आप क्या देखते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हो, मैनेजर का रोल देखते हो। और लीडर क्या होता है सर, लीडर आपको जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही मिले, आपको कहीं भी मिल सकता है कोई लीडर, है ना, गली गली में लीडर सर आपको मिल जाएगा। और अगर ढूंढने पे जाओ सर, क्या पता आपको कोई लीडर भी ना मिले। बस समझ पा रहे हो, दैट इज आल्सो द केस विद इट। अब सर समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि लीडरशिप जो है, लीडर बनना, कोई इंसान के अंदर जो क्वालिटी है लीडरशिप की, वो सर वो क्या करती है, उसका मतलब क्या होता है सर, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। लेकिन मैनेजर जो होता है ना सर, वो इंस्पायर दिमाग नहीं लगाता, उससे सर क्या करना है, उसे प्लान करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि अपना काम निकलवाना है, बात खत्म। आप किसी मैनेजर को ना बहुत पॉपुलर मैनेजर नहीं सुनोगे, आप हमेशा लीडर का नाम बहुत ज्यादा दूर तक सुनोगे, बिकॉज लीडर का इन्फ्लुएंस ज्यादा बड़ा होता है। अब जरा समझ लेते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। देखो मैनेजर का मतलब क्या है, मैनेजर क्या करता है, खाली डायरेक्शन बताता है कि भैया तुम इस डायरेक्शन में जाके काम करो, बस काम करो, बात खत्म। लेकिन लीडर जो है ना सर, वो क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि अच्छा आप, जैसे मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों से मैं बातचीत करता रहता हूँ, या आप में से लोग जानते होंगे, चलो एग्जांपल ही दूंगा, आप ऐसे किसी को भी रिलेट कर लो। वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, बोलोगे यार मुझे तो फॉर एग्जांपल मेरे को केएस का एग्जाम निकालना है, फिर मुझे जेकेपीएसआई का एग्जाम निकालना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। तो आपसे पूछेंगे कि सब इंस्पेक्टर ही क्यों बनना है, समझ रहे हो, क्योंकि सर वो क्या चाह रहे हैं, आपसे एक इमोशनली कनेक्ट कराना चाह रहे हैं और जेन्युइनली जानना चाह रहे हैं कि ऐसा ही जॉब आपके लिए सही भी है या नहीं है, क्या आप इस चीज से बड़ी चीज के लिए बने हो कि नहीं बने हो, समझ रहे हो। वो खाली डायरेक्शन नहीं दे रहे, वो आपकी जिंदगी में आपको खुद रियलाइज करवा रहे हैं। तो लीडर थोड़ा सा बड़ा वाला मामला हो गया। सर मैनेजर के क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब मैनेजर के नीचे कुछ काम करने वाले होते हैं, लेकिन सर लीडर के काम करने वाले नहीं होते सर, लीडर के क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। आई थिंक आप समझ पाते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह की जो कहानी है आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। दैट यू एक्चुअली फॉलो दैट पर्सन, कि वो क्या करता है, वो कैसे दिन गुजारता है, कैसे नहीं करता है, कितना एफर्ट लगाता है, वो क्या करे जिंदगी में, लाइक दैट। ये क्या सर मैनेजर के पास करके ऑफिशियल अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें ऑफिशियली ये काम सौंप रहा हूं। लेकिन सर लीडर के पास तो सर कोई ऑफिशियल अथॉरिटी होती नहीं है। सर लीडर के पास होती है मोटिवेशनल लेवल के ऊपर। सर लीडर बोलेगा कि आपको ये वाला काम करना है, सर वो अथॉरिटी से नहीं बोल रहा है, लेकिन सर आप उससे इतना सारा इंस्पायर हो चुके हो कि भाई अगर उसने बोला है तो हम डेफिनेटली करेंगे ये वाला काम, समझ रहे हो। मैनेजर सर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैनेजर बताता है कि आपको करना क्या है, और लीडर क्या करता है, लीडर सर शो करता है कि आपको क्या करना है, मतलब सर वो करके दिखाता है लीडर, और मैनेजर जो है वो बोलता है बस ये तो तुम काम करो, ठीक है, इट्स लाइक दैट। हैज गुड आइडियाज, मतलब सर इसके पास कुछ अच्छे आइडियाज होते हैं। सर यहाँ पर क्या है कि आपको ही इतना लेवल पे बढ़ा देगा कि आप खुद अपने अच्छे आइडिया जनरेट करके उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर एक्शन करो। सर रिएक्ट टू चेंज, मतलब अगर कुछ यहाँ पर बदलाव होता है सर, उसके ऊपर क्या करते हैं, इनका रिएक्शन आता है। सर ये क्या करते हैं सर, ये बदलाव क्रिएट करते हैं, दे आर ट्राइंग टू चेंज दी डायनामिक्स ऑल टुगेदर। सर ये क्या करते हैं सर, मैनेजर क्या करते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, सबको बताते हैं कि सर क्या करना है क्या नहीं करना। और सर लीडर क्या करते हैं सर, वो हीरोज बनाते हैं। सर ये करते हैं सर, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। सर ये क्या करते हैं, ये पावर को बनवाते हैं, लोगों के अंदर पावर को जनरेट करते हैं। देखो ये तो हो गया सर बेसिक तरीका, लेकिन आपको ना एग्जाम में से पूछेगा नहीं, लेकिन ये तरीका समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आपको पूछेगा टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स सर कैसे, आप ऐसे समझो, बस अब कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम चीजें हैं बस, और बस आपको हल्का सा एक फील से आप समझना है हल्का सा। मैनेजर, ये मैनेजमेंट लिखा हुआ है, मैनेजर होगा यहाँ पे, ठीक है, लिख देता हूं आपको मैनेजर। सर मैनेजर क्या है सर, टास्क ओरिएंटेड। टास्क से मतलब है
और किससे मतलब नहीं है सर? लीडर का मतलब क्या है? ये पीपल ओरिएंटेड है सर, लोगों से मतलब है सर, काम हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों से मतलब है। देन ये क्या है सर? आपके ट्रांजैक्शनल है, मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन खत्म, काम खत्म, आगे बढ़ो, ये वाला सिस्टम है। ये कैसा? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये कर रहे हैं सर, ये जो चीजें, जो भी कोई काम है ना, उसे सही तरीके से करना है। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? लीडर जो है ना, वो सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। सही, गलत काम तो बिल्कुल करना ही नहीं है। यहां पर गलत काम भी होगा, सही तरीके से करेंगे, ठीक है। देन सर इसके अलावा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। एक चीज और देख लो, यहाँ पर होती है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, मतलब जो आपने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है सर, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर सर क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। सर आप लोगों को समझोगे कि लोगों को कैसा मतलब उनका बैकग्राउंड है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह का अप्रोच आपका फॉलो होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो दिस इज आउट देयर। देखो अगर लीडर के बारे में आप बताओ ना, तो आप थोड़ा सा गेम क्रिकेट से एसोसिएट कर सकते हो। आपको धोनी जी का नाम डेफिनेटली पता होगा सर। धोनी इज अ लीडर, आप बोलते हैं ना, धोनी इज अ लेट लीडर। अगर आप देखो कि सौरव गांगुली बोलते सर, ये क्या थे? आपके ग्रेट लीडर वगैरह थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग आए। फॉर एग्जांपल इयन मॉर्गन, अगर आपको बताओ ना, इयन मॉर्गन जो कि क्या कहते हैं यार, मैं कैसे बताऊं आपको, इंग्लैंड जो आपका पिछली बार जो वर्ल्ड कप जीती थी ना, आईसीसी वाला, उससे कप्तान थी इयन मॉर्गन। आप देखना कि इनफैक्ट आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कैप्टन थे। आप देखना बाहर से ना लिखकर भेजते थे कि 3 नंबर प्लान इस्तेमाल करो, सी नंबर प्लान का इस्तेमाल करो। सर मतलब ये क्या है? ये जो इंसान है सर, ये जो है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। इज नॉट अ ग्रेट लीडर हु इज इंस्पायरिंग द अदर जनरेशन। बट धोनी हो गए, कोहली हो गए, दीस काइंड ऑफ लीडर्स आर डेफिनेटली आउट देयर, ठीक है। चलो नाउ कम्स द नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है, विच इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट्स। सर कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब सर लड़ाइयां, है ना। अब लड़ाइयां पहले समझते हैं सर, कॉन्फ्लिक्ट्स होता क्या है। एक्चुअली हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर कभी भी कोई लड़ाई होती है सर, उसे कैसे सुलझाया जाए। बिकॉज आप लीडर बनोगे ना, तो आप लीडर बनोगे तो सर आपको समझाने पड़ेंगे चीजें। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्या, समझो पहले कि ये क्या आपकी स्ट्रगल है, ये क्या आपकी स्ट्रगल है जो कि बिटवीन किसकी है? ऑपोजिंग नीड्स, आइडियाज, बिलीफ, वैल्यूज, गोल्स। मतलब सर क्या है कि देखो, हर इंसान क्या है आपका अलग है, हर इंसान अलग है सर, हर इंसान के थॉट्स भी अलग हैं, हर इंसान की अपब्रिंगिंग अलग है सर। जब भी क्या होता है कि आपके जो भी नीड्स हो गई, या फिर आइडियाज हो गए, या फिर बिलीफ हो गए, या फिर वैल्यूज हो गई, या फिर आपके गोल हो गए, है ना, या फिर गोल हो गए, इन सबके बीच में क्या होता है? जब स्ट्रगल होता है, जब दो लोगों के बीच में, दो लोगों का आइडियाज डिफरेंट है, दो लोगों के थॉट्स डिफरेंट है, जब इनके बीच में स्ट्रगल होगी ना सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब आप ऐसे सोच के देखोगे कि यार कॉन्फ्लिक्ट तो सर, मतलब हमने सुना था कॉन्फ्लिक्ट तो बेकार चीज होती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, तो लड़ाई तो सर बेकार होती है। नहीं, देखो ये ना, सही बताऊं तो ये क्या है? आपकी इनएविटेबल है। आप अगर देखोगे ना, अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर सभी के सब लोग एक तरह का थॉट रखें। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे मैं अभी आप वीडियोस बना रहा हूं सर, यहां पर भी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो, मैंने कई जो भी अभी पिछले पास में जाके देखोगे, जब का जेकेपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम भी सर मैंने कुछ कमेंट किया था रिगार्डिंग द कट ऑफ, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। जब आपका केएस का एग्जाम हुआ था सर, उसके रिगार्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई थी आपकी। सर उसमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग ना अग्री करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? डिसअग्री करते हैं सर। कुछ लोग बहुत सारा तारीफें करते हैं कि थैंक यू सो मच सर, और कुछ लोग सर गालियां लिख के जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट इज, जब भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तब ये होगा ही होगा, और दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग सोशल। बीइंग सोशल आपका पार्ट एंड पार्सल है। अब जब आप एक लीडर बनोगे सर, आपके भी बहुत सारे लोग अपोज कर सकते हैं। तो ये क्या रखना, जब भी आप ना कोई भी मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, जब भी आप बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हो सर, इट इज इनएविटेबल, यानी कि सर ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब रीजन क्या है सर? इसके रीजन मतलब ऑफ कोर्स देखो, नीड, आइडियाज, बिलीफ वगैरह सबके सब अलग होना, ये तो ठीक है। लेकिन क्या हम इस झगड़े को अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन वो सर होता क्यों है, ये हमें जानना पड़ेगा। एक तो सर रीजन हो गया कि मतलब क्या है, लोगों में इनहेरेंटली कुछ ना कुछ डिफॉल्ट डिफरेंस है। लेकिन इसके अंदर कुछ और रीजन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी, तो आपको बताया ये तो आपका डिफॉल्ट है, चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर सर पुअर कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो और वो आपका सामने वाला इंसान वो चीज समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो सर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये जो तरीका है ना, पुअर कम्युनिकेशन, दिस इज अवॉइडेबल, दिस इज अवॉइडेबल। तो याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, तो एक पार्ट तो एटलीस्ट ऐसा है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट सच इज ऑल्सो पार्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। अच्छा एक लास्ट देखना आपको, ये क्या है? स्पीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। होता क्या है ना, कि जो भी कोई बड़ा झगड़ा होता है ना, वो एक छोटे झगड़े से शुरू होता है, एक बिल्कुल छोटे झगड़े से शुरू होता है। लेकिन अगर छोटे झगड़े को वहीं पर खत्म कर दिया जाए तो ठीक है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या आपकी बहुत ज्यादा कम है, तो झगड़ा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ऐसा करके, ठीक है। चलो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, हमारा टॉपिक था कि कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन कैसे कराएं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कैसे करें। अब इसके लिए हम लोग 5 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। 5 तरीके का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है। 5 तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ये इसी से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो इस ग्राफ को देखो, भी उसमें नाम पे मत जाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग,
कॉम्प्रोमाइज, कोलैबोरेटिंग, कंपीटिंग, ठीक है, सब छोड़ो, अब बस यहाँ पर फिलहाल फोकस करो इस पहली चीज के ऊपर। ये क्या है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब नीचे जब देख रहे हो ना इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, यहां पर जितना इस तरफ होगी उस तरफ मतलब कितना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जो आपका रिश्ते की जो इंपॉर्टेंस है आपके लिए वो क्या है सर, काफी ज्यादा कम है, और जितना दूर जाते रहोगे तो क्या हो जाएगी सर, ये आपकी हाई होती रहेगी, यानी कि सर आपको रिश्ता क्या करना है, बचा के रखना है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लेते हैं, अगर कोई रोड पे आप चलते हुए जा रहे हो, रोड पे चलते हुए जा रहे हो सर, आपको कोई आसपास के जो लोग दिख रहे हैं जिनको आप बिल्कुल भी जानते नहीं, जिनको बिल्कुल भी जानते नहीं हो सर, उनको उनके साथ क्या आपका संबंध अच्छा करके रखना है? नहीं सर, आपको फर्क भी नहीं पड़ता, हु केयर्स, है ना, भाड़ में जाए दुनिया, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, समझ रहे हो मेरी बात सर, वो उनसे क्या आपकी रिलेशनशिप क्या है, बिल्कुल कम है। लेकिन अगर आप फैमिली के रिगार्डिंग बात करोगे, अगर अपने गर्लफ्रेंड के रिगार्डिंग बात करोगे, अपने बॉयफ्रेंड के रिगार्डिंग बात करोगे, अपने आप पार्टनर के रिगार्डिंग बात करोगे सर, तब क्या है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप सर क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सर आपको उन लोगों की क्या करनी है, केयर करनी है। उनको सर अगर कोई दिल दिखा के चला जाए सर, आप तो मुंह तोड़ दो जाके किसी का, और वैसे सर सड़क पे लोग लड़ रहे हो सर, आप उनसे पंगे भी नहीं लोगे, बोलोगे तो पागल ही लड़ने दो। आई होप बात समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग गोल, ये सर क्या आपका पर्सनल चीज है, देखो समझो, ये क्या आपका पर्सनल चीज है, मतलब ये आपका पर्सनल क्राइटेरिया था कि आपको वो गोल अचीव करना है या नहीं करना है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो ऐसा समझ लेते हैं कि चलो आपको कॉन्फ्लिक्ट देता हूं, है ना, हम कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देता हूं। ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कभी ना कभी। देखो आप ऐसे समझ लेते हैं, कैसे समझाओ, एक मिनट एक सेकंड मुझे टाइम दो, सोचता हूँ जरा, एक कॉन्फ्लिक्ट सोचता हूँ। ओके ठीक है, चलो यार, आप ना, आपके पास देखो कोई भी तरीका है, मुझे नहीं पता क्या तरीका है, बट आपके पास एक तरीका है कि आप ना किसी एक इंसान की जान बचा सकते हो। आपके सामने दो ऑप्शन है, आपके सामने दो ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है, एक आपकी क्या है यहाँ पर गर्लफ्रेंड है स्लैश आपका बॉयफ्रेंड है। जैसे बॉयफ्रेंड तो बेचारा मर जाएगा, तो चलो कोई नहीं, आप अपना लड़कियों को मैं बोलूंगा कि आप अपना पति मान लो, ठीक है वरना तो सूली पे लटक जाओगे तुम बॉयफ्रेंड होगे तो। हाँ, लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड आप मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक तरफ क्या आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपके सोलमेट है जिससे आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हो, ठीक है, और इधर क्या सर, एक आपका छोटा सा बच्चा है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, लेकिन क्या है, एक बिल्कुल नवजात शिशु है। आप इन दोनों में से किसी एक इंसान को बचा सकते हो, आप इन दोनों में से किसी एक इंसान को बचा सकते हो, ठीक है। बचाना आपका टास्क है, बचाना आपका गोल है, लेकिन अब आप किसको बचाओगे ये आपको चॉइस करना है, ठीक है। इट इज अ वेरी टफ चॉइस। मैं आपको एक क्वेश्चन दे नहीं रहा हूं, ठीक है मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गोल क्या होता है और रिलेशनशिप का फंडा क्या होता है। तो इधर क्या आ गई सर, आपकी रिलेशनशिप आ गई, इधर क्या आ गया सर, आपका गोल आ गया। अब सर इसमें कई सारे केस बन सकते हैं कि आप चाइल्ड को चूज करोगे या गर्लफ्रेंड को चूज करोगे, समझ रहे हो, या फिर दोनों चूज नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है ना, देखना पड़ेगा मामला। चलो अब सर समझते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो है। पहला सर आपके केस आ रहे हैं अवॉइडिंग एंड अकोमोडेटिंग। इन दोनों ही अप्रोचेस को क्या बोलते हैं, चलो बताऊंगा आपको। पहले अवॉइड वाला केस देखते हैं। अवॉइड वाले केस में क्या है सर, वन और बोथ पार्टीज सीक टू सप्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या है सर, दो पार्टीज इंवॉल्व है, मान लेते हैं हम कि दो इंसान की लड़ाई हो रही है ना, एक पार्टी एग्जांपल है ए, ये क्या आपका बी, ठीक है, ए और बी। अब मैं ए और बी का एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है। तो सर दो लोगों की बीच लड़ाई हो रही है, ए और बी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना, वन और बोथ पार्टी सीक टू सप्रेस द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों की दोनों पार्टी क्या कर रही है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कभी कोई हमारा मतलब मौका आए ही ना कि हम लोग लड़ बैठे। मतलब क्या है सर, कोशिश की जा रही है कि सर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म पहले से बनाए जा रहे हैं। अब सर यहाँ पर जरा देखोगे ना, क्या इन दोनों को रिश्ता अपना संभाल के रखना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या इन लोगों को अपने गोल की पड़ी है? नहीं, इनको भी नहीं पड़ी। मतलब सर इन दोनों ही चीजों के लिए क्या है, दोनों के केसेस के लिए आपका लो लो है। बस सर ये बस ना ये मतलब ये लोग ऐसा भी नहीं कि गोल के पीछे अपने पागल हो रहे हैं, बस ये चाहते ही नहीं कि क्या हो, दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। सर मतलब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का तरीका होगा कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, कि सर उस पंगे में आप जाओ ही मत, आप झगड़ा करने में जाओ ही मत, जितना हो सके सर उनसे उस चीज से दूर रहो। लेकिन अगर मान लो आप उस झगड़े में घुस गए हो, अब सर कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए सर, एक और तरीका से बोलते हैं अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब यहां पर क्या है कि वन पार्टी यील्ड्स द विन टू द अदर पार्टी। मतलब सर क्या है, ए या फिर बी में से कोई एक क्या हो जाएगा, हार जाएगा। मान लो बी क्या है, वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है कि यार ठीक है मैं हार गया, अब बस तुम कर लो। अब ऐसा किस केस में होगा, जरा समझो। यहां पर अगर आप देख पाओगे ना कि गोल इस इंसान के लिए जब भी अकोमोडेटिंग की रिगार्डिंग बात हो रही है, तो किसने हार मानी, बी ने हार मानी। तो सर बी के लिए ना उसका गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर रिलेशनशिप उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब क्या है, उसके लिए सर अपना रिलेशन बचाना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सर क्या हो गया, एग्जाम्पल सर बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है, वैसे जोक चलते रहते हैं, पर चलो हमारी जिंदगी में ऐसा भी मौका आया नहीं सर, आपकी जिंदगी में जब आएगा तो आप पता ही लग जाएगा आपको। देखो अगर आपकी जब भी आप जाके फ्यूचर में आपकी शादी होगी, तो आपने से बहुत सारे जोक सुनोगे कि क्या होता है कि जो भी हमेशा पति होता है ना, वो अपनी पत्नी जी से या फिर कह लो मतलब नहीं, जो भी मोहतरमा जो भी आएंगी आपकी जिंदगी में, ठीक है,
तो क्या है सर, उनसे क्या रहता है, मतलब बस अगर अपन जो भी देवी जी जो है आपके घर की, जो भी लक्ष्मी है या जो वट एवर द केसेस, जो भी आपकी बीवी जी हैं, अगर वो नाराज हो जाए सर, आप बस अपनी माफी मांग लो उनसे, आप सॉरी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता सर क्या आपने काम किया क्या आपने गलत नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, जस्ट से सॉरी, जस्ट से सॉरी, बिकॉज आपके लिए वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, आपका गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अपने आप को सही प्रूव करने के लग जाओगे ना सर, फिर तो और नाराज, अपना मतलब है ना, वही मतलब और काम खराब होगा, अपना क्यों घर में आग लगानी। तो बेटर क्या सर, आप जब भी किसी और कोई भी आप दिमाग में सोच के देखो ना, या आपने मम्मी पापा का भी सोचो, तो मम्मी पापा से सर अपना बहस ना एक लिमिट तक करते हो, लेकिन उसके बाद बहस नहीं करते, जो उन्होंने बोल दिया आपने मान लिया कि ठीक है पापा आपने बोला तो मैं जल्दी सुबह उठ जाऊंगा। अब आपसे उठा जा रहा था या नहीं जा रहा था, वट एवर द केसेस, लेकिन आपको ये आप ये चीज क्या करोगे, मान के रख लोगे, ठीक है। नाउ थर्ड कम्स इज आपका कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसमें क्या रहेगा, ए का भी लॉस होगा, बी का भी लॉस होगा, लेकिन दोनों के दोनों अपन लॉस करवा देंगे कि दोनों के दोनों मतलब जो भी काम है वो काम का काम हो जाए, और रिलेशन मतलब रिलेशन का रिलेशन बच जाए, और आपका गोल भी जो है वो भी आपका क्या हो जाए, अचीव हो जाए। मतलब ये क्या होगा, तरह का कॉम्प्रोमाइज सेट होगा। अब कॉम्प्रोमाइज के अंदर ना आप देखोगे हमेशा क्या होता है, कंपनीज से आपस में कॉम्प्रोमाइज करती हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, मार्केट में शॉपिंग करने के टाइम पर आप क्या बोलते हो, भैया देखो ऐसा आप 100 रुपए बोल रहे हो, ऐसा करो ना यार 80 का लगा लो। वो बोलेगा नहीं नहीं 80 का नहीं यार, चलो ऐसा करते हैं, आप बोलोगे 50 का लगा लो, वो बोलेगा 50 नहीं 70 का ले लो, 70 का ले लो। आप बोलोगे देखो ना मेरी ना मेरी ना मेरी ना मेरी, ऐसा करके तो जो भी मान लो आप 60 का लेकर आ गए, 60 का आइटम लेकर आ गए, तो इसको भी लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है। वैसे उसको लॉस होता नहीं है, पर बता रहा हूं मतलब इसको भी लॉस, इसको भी लॉस। तो क्या हो गया, आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि हम बीच वाली टर्म में आ जाते हैं कि कुछ तेरा भी कुछ मेरा भी लगा लो, कुछ मेरा भी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको गोल भी अचीव करना है, गोल में भी मिडल में है, और यहाँ पर आपका रिलेशनशिप भी मिडल में है, कि आपको ऐसा झगड़ा करके नहीं आना दुकानदार से, आपको वो चीज चाहिए, इसलिए क्या करोगे आप कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार हो जाओगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। चलो बहुत ही बढ़िया। देन आता है सर आपका कंपीटिंग। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपीटिंग में सर क्या होता है कि वन पार्टी सीक्स टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ इंपैक्ट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब सर क्या है इसमें ना, देखो क्या हुआ था कि बी ने अपनी हार खुद मान ली थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ए और बी, अब क्या हो रहा है सर, ए को ना फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बी यहां पर क्या बोल रहा है, ए अपना जीत के ही रहेगा, उसके लिए सर इसको मारना भी पड़ गया ना सर, मार देगा इसे उठा के, बी को मार देगा, बी खुद पीछे नहीं हट रहा, लेकिन सर ए अपने फायदे के लिए, अपने गोल के लिए, यहां पर देखो गोल क्या है, हाई है, और सर इसे रिलेशन बचाने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, रिलेशन में सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस क्या करना है सर, इसे अपना गोल अचीव करना है, इसे अपना गोल अचीव करना है सर, कुछ भी हो जाए चलेगा, अपना मामला खराब नहीं करना है, हम तो आग लगा देंगे। अगेन आप सर एग्जांपल बहुत से सोच सकते हो, अगर कोई सोल्जर जो है सर, वो अगर आपके बॉर्डर पे खड़ा है सर, उसका काम ये है, उसका गोल क्या है कि सर एनिमीज को घुसने नहीं देना, अगर सर उसे मारना भी पड़ेगा उस एनिमी को, देखो कोई इंसान किसी इंसान को मारना नहीं चाहता, लेकिन सर इनको क्या है, इनको सर क्या है, देश की सुरक्षा करनी है। अब देश की सुरक्षा के लिए किसी इंसान की जान भी लेनी पड़ेगी ना सर, ले लेंगे, क्योंकि सर अपने देश की बात है। बात समझ पा रहे हो, मतलब क्या सर गोल अचीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट देन कंपेयर टू द रिलेशनशिप जो कि आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको सर मद्देनजर रखते हुए। नाउ लास्ट कम्स सर कोलैबोरेटिंग। सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है कोलैबोरेशन। मतलब क्या सर, ए का भी नुकसान ना हो, बी का भी नुकसान ना हो, और दोनों के दोनों सर क्या करें, आपस में हाथ मिला लें, एक्चुअल में हाथ मिला लें। अब देखो कॉम्प्रोमाइज और कोलैबोरेटिंग आपको सेम लगेगा, लेकिन यहां पर कॉम्प्रोमाइज में क्या हो रहा था ना सर, थोड़ी सी रिलेशनशिप भी क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, गोल भी क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल ऐसे मान के चलो कि आपने किसी इंसान को उधार पे पैसे दिए, आपको किसी इंसान ने, आपने मान लो 1000 रुपए किसी इंसान को उधार पे पैसे दिए। अब वो इंसान जब बोल रहा है कि भाई देखो मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, आप बोल रहे हो नहीं भाई मेरे को 1000 रुपए मेरे वापस चाहिए, भाई मैंने तेरे को जरूरत के टाइम पर दे दिए थे, अब तो मेरे को वापस कर दे पैसे। लेकिन वो क्या कह रहा है, देख भाई सब चीज बता रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे को 500 रुपए दे देता हूं। अब आपको भी जरूरत है 500 रुपए की, तो आप 500 रुपए ले तो लोगे, लेकिन आप मुझे खुद बताओ क्या उसे दोबारा कभी उधार दोगे नहीं कभी। मतलब गोल अचीव हुआ आपका, हाँ पैसे मिले आपको, नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान हुआ, रिलेशनशिप बचा क्या, रिलेशनशिप में भी कुछ तो नुकसान हो गया, आप उससे बातचीत करते रहोगे लेकिन पैसा कभी नहीं दोगे मुड़ के, समझ पा रहे हो। लेकिन कोलैबोरेशन में क्या हो रहा है सर, कोलैबोरेशन में क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप बच गया, और आपका गोल भी अचीव हो गया, और दोनों पार्टीज के आराम से चिल मार रही है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए देने की बात थी, 1000 रुपए देने की बात थी, तो क्या करेगा वो इंसान, क्या करेगा वो बोलेगा कि देखो ऐसा है मेरे पास 1000 रुपए तो भी है नहीं, एक काम कर तू ना मेरी गोल्ड की रिंग रख ले, या व्हाटएवर जो भी आपका है गिरवी जो भी रख ले, ऐसा कुछ करके रख ले कि जब भी मेरे को मौका आएगा मैं तेरे को ये वापस लेके तेरे को 1000 रुपए दे दूंगा। तो ये क्या होगा, तेरे का कोलैबोरेशन का सिस्टम होगा, दोनों का फायदा और रिलेशनशिप बचा रहा, ऐसे करके यहाँ पर काम हो गया। बात समझ पा रहे हो, ये तरीके हैं आपके ये पूरे के पूरे। आपको थोड़ी बहुत कुछ आपको आई थिंक आपको हवा लगी होगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ है ना, आपको हवा लगी होगी। लेकिन आपको अगर हवा अभी भी नहीं लगी तो आपको एक तरीका और बताता हूँ, दिस इज द लास्ट केस, इससे आपको पक्का क्लियर हो जाएगा।
इंडिया वर्सेस चाइना। ये आपको एग्जांपल्स कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आपको क्लियरली बता रहा हूं, लेकिन अगर समझोगे इस तरह से तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखो आज से जाते हैं थोड़े से पहले 1954 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में, ये थोड़ी सी आपकी जीएस की रिवीजन भी हो रही है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसका नाम है पंचशील अग्रीमेंट। पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, आपस में हम लोग कॉपरेशन बना के रखेंगे। क्या बनाएंगे? कोऑपरेशन बना के रखेंगे। सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन क्या हमने यूनाइटेड नेशंस में इसका सपोर्ट किया, ये किया वो किया, क्यों किया था? बिकॉज कॉपरेशन जो है ना एक तरह का, कॉपरेशन से आपका निकल कर आती है। दैट इज अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी था तो क्या करते थे, अवॉइड कर देते कि यार ये तो अपना साथी है, अपना साथ वाला मुल्क है, चल छोड़ो क्या करना। या फिर हम क्या करते थे, अकोमोडेट करने की कोशिश करते थे कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मतलब इंडिया करती थी, बिकॉज इंडिया के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, तो इंडिया करती थी अकोमोडेट करती थी कि यार दूसरा इंसान क्या है, पावरफुल है, तो हमें क्यों पंगा लेना। याद करो अकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी क्या करती है, अपनी हार खुद मान लेती थी। तो इंडिया वाले बोलते रहे कि ठीक है भैया ठीक है, आप बुरा मत मानो, हम जो आप बोलोगे हम वो करने के तैयार हैं, बस आप झगड़ा मत करो, क्योंकि नुकसान किसका होता, इंडिया का नुकसान होता कोऑपरेशन के नाम पर। ठीक है, ऐसे करके कोशिश करती थी। लेकिन अब क्या सर, अभी करंट सिनेरियो के अंदर क्या है, आफ्टर 1962 वॉर हो गया, उसके बाद क्या, अभी करंट सिनेरियो में आप देखो डोकलाम स्टैंडऑफ हो या फिर आपका पैंगोंग लेक वाला स्टैंडऑफ हो, अब क्या होता है सर, कॉम्प्रोमाइज होता है कि सर वो भी पीछे जाते हैं, वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, हम भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं सर पीछे? क्योंकि सर अब इंडिया की जो पावर है ना, जो इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। इकोनॉमिकल इक्वल नहीं हुए, बट हमारी वैसे ग्लोबल सेंस में कह लो और मिलिट्री पावर के अंदर कह लो, वी आर एबल टू गिव बेटर शॉट टू चाइना। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज में क्या होगा सर, क्या इंडिया जीत पाएगा? नहीं। क्या चाइना जीत पाएगा? नहीं। दोनों के दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री है सर, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया। अगर वॉर तुमने लड़ी, हम यहां पर क्या कह रहे हैं, अगर तुमने चाइना वॉर लड़ी तो हमारा नुकसान होगा, हमें पता है, तुम्हारा भी नुकसान होगा, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। सर किसी का फायदा हो रहा है? नहीं, लेकिन दोनों का ही नुकसान होगा। जबकि ये कब होता है, जब भी आपकी इक्वल पावर शेयरिंग होगी, जब भी पावर आपकी बराबर है तभी होगी। तब इस टाइम पर क्या होती है, आपकी नेगोशिएशन होती है, जो कि अब आपको पता है नेगोशिएशन होती रहती है ऐसे करके। अब एक क्वेश्चन सर आपका रहेगा जिसको बोलते हैं कंपीटिंग वाला कंटेंट। अब कंपीटिंग वाले सेंस में क्या है सर, जैसे आप देखोगे यूएसए और रशिया, सर ये लोग क्या करते हैं, आपस में कंपीट ही करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए क्या कर रहा है, पूरी की तरह से कोशिश कर रहा है सैंक्शन डालो, ये डालो वो डालो, कि रशिया को क्या करते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर दें। सर क्या उसे रशिया की पड़ रही है? नहीं। इनफैक्ट यूएसए को सर दुनिया में किसी की नहीं पड़ रही। यूएसए हमेशा करता है क्या, यूएसए चाहता है कि उस दुनिया में सिर्फ एक ही सिंगल पावर रहे, जो कि यूएसए सिंगल पावर हो, उसके दम पे सब कुछ चले, ग्लोबल पुलिस उसको बनना है, सब कुछ से बनना है। और आज से करीबन 20 साल पहले तक वो चल भी रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये सब चीज कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इंडिया भी राइज कर रहा है, ये भी राइज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कंपीटिंग आपका एग्जांपल ये हो गया। और क्या कहते हैं, आपका जो लास्ट वाला केस था आपका कोलैबोरेशन। सर कोलैबोरेशन में हम क्या कहते हैं, एमओयूज वगैरह साइन करते हैं, है ना। फ्रांस के साथ हमने एमओयू साइन किया, हमने किसी और के साथ साइन किया, तो क्या कहते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कि हम लोग डिफेंस की फील्ड में कुछ काम करेंगे, इसी फील्ड में कुछ काम करेंगे, ऐसा करके यहाँ पर पूरा सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो भैया देखो ये हो गई है पूरी की पूरी कहानी समाप्त। अब हम फटाफट से करेंगे एमसीक्यूज। ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, मैं समझ पा रहा हूँ, तो फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। मेरी एक्चुअली लाइट भी चली गई है और बैटरी काफी ज्यादा डाउन है। ठीक है, चलो समझते हैं, देखते जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल इसमें से रोल कौन सा नहीं है? ओके, फिगर हेड का मतलब क्या होता है सर? फिगर हेड मतलब जैसे आप समझते हो, फिगर हेड मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि मतलब जिनको लोग लुक आफ्टर करते हैं, तो ये हो गया फिगर हेड वाला, ये हो गया। देन कम्स इज लीडर। लीडर तो आपको पता ही है, जो लीडरशिप, अगेन लीडरशिप स्किल्स वगैरह हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बात करी है। लियासन करके इंसान जो होता है वो क्या होता है सर, ये जो इंसान है ना, ये भी ऐसा इंसान है जो कि अगेन लोग लुक आफ्टर करते हैं, लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ कह सकते हो, इन्फ्लुएंसर का दूसरा नाम ही आपका रहता है। अब देन आता है सर आपका बॉस। अभी बात मुझे बताओ, क्या बोल रहे हैं जिसमें इंटरपर्सनल रोल आपका नहीं होता। सर बॉस क्या होता है सर? बॉस मतलब मैनेजर। तो मैनेजर क्या लीडर है? नहीं, मैनेजर इज नॉट अ लीडर। लीडर सर क्या होता है, अलग होता है। बॉस जो होता है सर वो क्या करता है, अपना बॉसी पना दिखाता है और उसे क्या करना है सर, काम करना है। सर वो इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। अगर आपने पार्ट 1 लगाया होगा ना, आपको पता होगा इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको पढ़ाया था, उसके डेफिनेशन में क्या था कि इमोशनल कनेक्ट वगैरह इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो बॉस को सर कोई मतलब नहीं होता, उसे अपना काम से मतलब होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नीड टू एसोसिएट विद द अदर्स। मतलब क्या है कि किस केस में बताया जा रहा है कि आपको दूसरे लोगों से एसोसिएशन की जरूरत होगी, ये किस में बताया जा रहा है? सबसे पहले सर आप यहाँ उल्टा से देखते हैं, नीड फॉर अफेक्शन। देखो नीड फॉर अफेक्शन मतलब क्या है, आप दूसरे लोगों से इमोशनल लेवल के ऊपर आप उनसे कुछ सपोर्ट चाह रहे हो। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एसोसिएशन की बात। तो कहीं ना किसी एसोसिएट तो कर ही रहे हो ना लोगों से। सर मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। नीड फॉर कंट्रोल, सर ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, कंट्रोल की बात हो रही है। यहां पर पूछे एसोसिएशन की बात कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करो, लेकिन यहां पर कंट्रोल की बात हो रही है। कंट्रोल इज नॉट ऑप्शन, सर ये ऑप्शन नहीं होगा। देन आता सर आपका नीड फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि आप इंडिविजुअल बनो, मतलब आपको ग्रुप के साथ काम नहीं करना है,
ये सर बिल्कुल अपोजिट है। एसोसिएट विद अदर्स बोल रहा है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करो, तो इंडिविजुअल तो हो नहीं सकता ना। इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा कि आपको बिल्कुल अलग ही करना है, तो अलग काम करने का तो मतलब नहीं होगा। देन आता है सर नीड फॉर इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब क्या है, साथ में मिलकर काम करो, यही तो बोल रहा था। नीड फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप मतलब साथ में मिलकर काम, साथ में मिलकर काम मतलब नीड फॉर इंक्लूजन विल बी द आंसर। फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया हो, ठीक है। Next, a manager who is helping a customer return some articles that he purchased earlier is dealing with the, कोई इंसान, कोई ऐसा मैनेजर अगर है जो कि कस्टमर की हेल्प कर रहा है, जो कि मान लो कि आप स्टोर में गए, आपने कुछ आइटम खरीद ली, अब क्या कर रहे हो, आप उस आइटम को रिटर्न कर रहे हो, तो सर वो किस केस में आएगा, वो किस केस में, किस डिसीजन में आएगा आपका, क्या वो प्रोग्राम डिसीजन होगा। देखो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ना, अब एक बात बताओ, मैनेजर जो है किसी कंपनी का मैनेजर है, फॉर एग्जांपल मान लो आप एप्पल कंपनी का कोई मैनेजर है, सर उसका काम क्या है, आईफोन को बेचना, क्या उसका काम ये है कि सर रिटर्न लेना, नहीं। तो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमें जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड टास्क होते हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आईफोन बना रहे हैं तो आईफोन बेचना है, तो वो क्या होंगे, प्रोग्राम डिसीजन होंगे। डे टू डे वाले टास्क वाले डिसीजन होंगे, ये आपके होंगे। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ना सर, वो क्या होते हैं, सर कुछ ऐसे वन ऑफ केस आ गए, जैसे कस्टमर रिटर्न जो कोई चीज कर रहा है, ये क्या होगा उनके लिए, वन ऑफ केस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि डेली 100 ने मोबाइल फोन बेचे और 100 के 100 लोग वापस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से 100 में से कोई हार्डली ही एक ही कोई इंसान होता होगा जो कि कोई ये आईफोन वापस करता होगा, तो कोई वापस करता ही नहीं होगा। तो ये किसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन में आ जाएगा। अनसर्टेनिटी मतलब सर क्या है, कोई अचानक से कोई आफत आ गई, अचानक से कोई आफत आ गई, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन वगैरह कुछ लग गया, सेमीकंडक्टर की चिप खराब हो गई, जो फैक्ट्री है सर उसके अंदर आग लग गई, सर ये क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो ऐसे टाइम पे डिसीजन जो लेते हैं उसे अनसर्टेन डिसीजन कहते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब क्या है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया कि इन्वायरमेंट को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, तो ये क्या आपकी बाउंडेड रैशनैलिटी है। आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लोगे कि आप कोई भी आपके डिसीजन से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ बढ़ रहा है, ऐसा समथिंग हो जाएगा। मतलब क्या है, ये आपकी बाउंडेशन है, इसके बीच में आप डिसीजन ले सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा नॉन प्रोग्राम डिसीजन वाला, ठीक है। देन which of the following is a avoiding style of conflict resolution। अभी हमने conflict resolution पढ़ा है, हमने कई सारे avoiding style भी पढ़े, तो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक avoiding style है। satisfying your own needs at the expense of other, मतलब आप अपना फायदा देख लो, अपना काम बनता भाड़ में जनता, मतलब क्या दूसरों का नुकसान करा लो, दूसरे के भाड़ में, हमें अपना काम करना है। क्या ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है? देखो नहीं है, मतलब एक्चुअल में आप कॉन्फ्लिक्ट उससे रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गया, ये देखो, हाँ ये बताया था ना आपको मैंने 5 मेथड। देखो ये आपके दो मेथड दिख रहे हैं ना, अवॉइडिंग और अकोमोडेटिंग, इसे बोलते हैं आपके पैसिव मेथड। मतलब इसके अंदर क्या कर रहे हो, अब कहीं ना कहीं से आप अपनी बात, मतलब अपने आप को अपना सबमर्ज कर रहे हो कि यार हाँ भैया हम सुन लेंगे, सुन के मामला बन जाएगा। कॉम्प्रोमाइज होता है, इसे बोलते हैं असर्टिव मेथड, इसे बोलते हैं असर्टिव मेथड। असर्टिव क्या होता है मैं आपको लास्ट में बताया था। और इसे दोनों को बोलते हैं, इसे बोलते हैं एग्रेसिव मेथड, कि भैया आप दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना काम बन जाना चाहिए। अब पैसिव मेथड और असर्टिव मेथड को एक्चुअल में माना जाता है कि ये जो दोनों मेथड है, इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। कोलैबोरेशन से भी हो रहे हैं, पर कॉम्पीटिंग से कभी भी रिजॉल्व नहीं होते कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ठीक है। दूसरे का नुकसान करके कभी आप ना अपना फायदा अगर करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, इससे आप अभी आंसर कर पाओगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि अवॉइडिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व आपको करना है तो इसमें कौन से अवॉइडिंग, मतलब कौन सा इसमें अवॉइडिंग स्टाइल है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। तो क्या अपना फायदा देखो, दूसरा का नुकसान देखो, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग अदर्स नीड, दूसरों का भला देखने के चक्कर में अपना नुकसान करा लो, सर इससे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप लंबे टाइम तक दूसरों का भला नहीं कर पाओगे, एक दिन सर आप गुस्से में आके खुद ही उनसे लड़ पड़ोगे, तो ये भी तरीका नहीं है। नेग्लेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज बाय पोस्टपोनिंग द डिसीजन, सर आप दोनों पार्टीज की बात सुन ही नहीं रहे हो, आप बस ये बोल रहे हो कि यार इसको हम बाद में देखते हैं ना, इसको हम बाद में देखते हैं, इसको बाद में करेंगे, अभी शांत हो जाओ, बाद में देखेंगे। तो यार बाद में फिर से गुस्सा आ जाएगा लोगों को, फिर से लड़ पड़ेंगे आपस में, सर ये कभी तरीका, ये भी क्या होता है, सही नहीं होता। आस्किंग बोथ पार्टी टू मेक सैक्रिफाइसेस, मतलब क्या सर, ये बोल रहा है कि भैया दोनों पार्टीज को बोलेंगे देखो ऐसा है, तुम दोनों साथ में बैठो, दोनों साथ में बैठकर बातचीत करो, और दोनों क्या करो, कुछ बात तुम भी मानो तो कुछ बात तुम भी मानो। तो ये होता है सर आपका एक्चुअल में मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आउट ऑफ ऑल दीस ऑप्शंस, ठीक है। चलो देन which of the following interpersonal skills is helpful in maintaining close relationship with someone, अगर आपको किसी से भारी रिलेशनशिप बनाकर रखनी है तो आप इसमें से क्या तरीका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगेन क्या आप उनसे चीजें मांगोगे, देखो अगर आप चीजें मांगोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन वही वाला चीज होगी, कॉम्प्रोमाइज वाला हमने पढ़ा ना, वो वाला फंडा आपका कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, और मतलब रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वॉलंटरिंग हेल्प इन द नीड ऑफ टाइम, जब उसे एक्चुअली मदद की जरूरत है तब आप उसकी मदद करोगे, बिल्कुल सर, अगर आप उसकी मदद करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों करीब दोस्त बन जाओगे। देन नीड फॉर पावर, अगर आप उससे पावर छीनने की कोशिश करोगे, अपना हक जमाने की कोशिश करोगे, तो कभी आपकी दोस्ती नहीं हो पाएगी। और बीइंग हैप्पी एट द पार्टी इन द पार्टी, सर ये तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता कि पार्टी में हंस के दिखा दो, तो वॉलंटरी इन द हेल्प इन टाइम ये आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन अ ग्रुप ऑफ एफर्ट जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज दैट
कैन हेल्प अ मैनेजर सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसा मेथड जिसके अंदर क्या हो सके कि आपके अल्टरनेट आइडियाज क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, जो कि आपके मैनेजर को काफी ज्यादा मदद करे। आप समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वाली के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक जब हम बात करते हैं ना, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि सबके सब मिलकर क्या हो रहा है, दिमाग लगा रहे हैं। आपको मैंने बताया भी था एग्जांपल देके, सबके सब मिलकर दिमाग लगा रहे हैं, तो सर उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। तो सर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव आइडियाज को जब जनरेट करना होता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। अब एक यहाँ पर डेल्फी टेक्निक लिखी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी सुन लो। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ना इकोनॉमी, क्या हमारे देश को चलाना है, देश को चलाना है, तो देश को चलाने के सर आपको इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या करते हैं सर, ये लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट को उठा के बिठा देंगे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट को उठा के, एक एक्सपर्ट होगा इकोनॉमी का, एक होगा आपका पॉलिटी का, एक होगा आपका एग्रीकल्चर का, एक होगा ऐसे फलाने दिखाने जो भी आपके एक्सपर्ट होंगे उनको बिठा देंगे, और फिर ये लोग क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग जो नॉर्मल हम लोग जो हमने देखो, इसका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन इसका आंसर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं बैठता, ये सब लोग अपना दिमाग वैसे ही लगाते हैं। समझ रहे हो बात, तो यहाँ पर अगर एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग पूछता तो हम डेल्फी टेक्निक पर करते, बाकी दोनों तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in conflict resolution which of the following explains the emphasizing the areas of agreement and de-emphasizing the areas of agreements areas of difference over conflict resolution। पता नहीं क्या क्या ही बोल गया यार, समझो क्या बोल रहा है कि ऐसा बता रहा है कि कोई ऐसा, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर ऐसा कौन सा है जो कि अग्रीमेंट के रिगार्डिंग भी बात कर रहा है और आप डिफरेंस के रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं बात कर रहा है, मतलब जहां पर लोग मानने को भी तैयार हो और लोग अपनी मतलब अपनी बात से हटे भी ना, और लोग बात मान भी जाए, मतलब अग्री भी कर रहे हैं और डिसअग्री भी कर रहे हैं, अग्री भी कर रहे हैं और डिसअग्री भी कर रहे हैं, लड़ाई करने के बजाय, ओवर कॉन्फ्लिक्टल इश्यूज, मतलब लड़ाई करने के बजाय ये लोग ऐसे अग्री डिसअग्री पे गेम खेल रहे हैं। सर ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका होगा, बात सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है, ओके। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इक्वालिटी रिलेशनशिप इज मेंटेन बट ईच पर्सन has also has the authority over different domains। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एक तरह का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पैटर्न है जिसके अंदर इक्वालिटी भी मेंटेन होती है, मतलब हर कोई इंसान क्या है, समान है, एक इंसान और दूसरा इंसान बिल्कुल क्या है, बराबर उनको पावर दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में हर इंसान के पास अपनी खुद की अथॉरिटी है काम करने की। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो आपको सारे पॉइंट समझा देता हूं। एक होता है इक्वालिटी पैटर्न, इक्वालिटी पैटर्न में सर क्या है, एक इंसान और दूसरे इंसान बिल्कुल क्या है, इक्वल है, हर सेंस में क्या है, इक्वल है। आप अगर एक इंसान से कोई ना कोई राय ले रहे हो तो दूसरे इंसान से भी वही राय लेनी पड़ेगी, भले ये जो इंसान है ना वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो और ये इंसान जो है वो ज्योग्राफी के अंदर एक्सपर्ट हो, लेकिन सर आप राय क्या करोगे, दोनों से ही लोगे। आपको सेंस समझ में आ रही है, ये आपको होता है इक्वालिटी पैटर्न, सबके सब क्या है, समान है। बैलेंस स्प्लिट पैटर्न के अंदर क्या रहता है, बैलेंस स्प्लिट पैटर्न, इसमें क्या रहता है कि अगर आपको कोई इकोनॉमी वाला मुद्दा है तो आप इकोनॉमी वाले इंसान से राय लोगे, अगर ज्योग्राफिकल कोई मुद्दा है तो ज्योग्राफी वाले इंसान से राय लोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने बोला भी था कि यार मैंने कभी भी आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, इंग्लिश मतलब ऐसे नॉर्मल जो ग्रामर वाली इंग्लिश होती है, मैंने कभी किसी को नहीं पढ़ाई, मैंने रीजनिंग कभी किसी को नहीं पढ़ाई, बिकॉज मेरे को कभी पढ़ाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं पढ़ी, मेरे को जो आता शुरू से मेरे को वही आता है और मेरे उससे एग्जाम निकल जाते थे, तो मैं कभी पढ़ाता नहीं था। तो मतलब क्या है, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैंने बोला भी था वीडियो में, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच इंग्लिश एंड रीजनिंग। हाँ, मैथ्स में पढ़ा सकता हूँ, जीएस तो सर मैं बिल्कुल मतलब बिंदास तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, मतलब क्या है, अगर आपको मैथ्स और जीएस के अंदर प्रॉब्लम हुई तो सर आप डेफिनेटली मुझसे आके पूछ लो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश के अंदर ग्रामर में कोई दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में कोई आपको ट्रिक्स वगैरह की जरूरत है, तो भैया आप उस एक्सपर्ट से जाके पूछोगे। तो ये सर क्या होता है, इसे बोलते हैं बैलेंस स्प्लिट पैटर्न। अनबैलेंस स्प्लिट पैटर्न का मतलब क्या हो गया सर, दोनों के दोनों लोग बराबर ही नहीं है, मतलब क्या है, आपकी टीम के अंदर दो लोग हैं, लेकिन आप जब भी पूछते हो ना, एक इंसान को क्या कहते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, दूसरे इंसान को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो, समझ रहे हो, मतलब दूसरे इंसान को बस नौकर की तरह समझा हुआ है, तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस स्प्लिट पैटर्न, ठीक है। देन मोनोपोली पैटर्न का मतलब क्या है, अगेन ऐसा मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा गड़बड़ बोल दी मैंने, ओ शुक्र है लाइट आ गई यार, मतलब बैटरी ऑलमोस्ट अबाउट टू गो ओनली, ठीक है, एक सेकंड ना, ओके चलो ठीक है। तो क्या है आपका, ये जो आपका पैटर्न आपका आता है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, ये मोनोपोली पैटर्न होता है कि आपकी एक ही इंसान की चल रही है और किसी इंसान की नहीं चल रही, एक इंसान की चल रही है और किसी इंसान की नहीं चल रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस पैटर्न के अंदर क्या रहता है, अनबैलेंस पैटर्न के अंदर क्या रहता है कि आप ना दूसरे इंसान से पूछते रहे हो, दूसरे इंसान से पूछते रहे हो, लेकिन आप हमेशा वेटेज किसको दे रहे हो ना, वेटेज किसको दे रहे हो, आप एक ही इंसान को वेटेज दे रहे हो। देखो दोनों में डिफरेंस है, आप दूसरे इंसान से पूछ रहे हो, ये क्या हो गया आपका, अनबैलेंस पैटर्न हो गया, अनबैलेंस स्प्लिट पैटर्न हो गया, मतलब ये दिस पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। लेकिन मोनोपोली पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, मोनोपोली पैटर्न के अंदर क्या रहेगा कि एक ही इंसान की चल रही है और किसी इंसान की चल नहीं रही है, बात समझ पा रही है। एनीवेज
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन है सारे। इसमें से कौन सा मेजर कम्युनिकेशन मेजर फंक्शन है कम्युनिकेशन का, जो कि ग्रुप के अंदर एक कम्युनिकेशन होती है, इसका मेजर फंक्शन क्या है? पहली बात क्या है, अगर कम्युनिकेशन होगी तो ये क्या करेगा, कंट्रोल बनाकर रखेगा लोगों के जो बिहेवियर है उसको, बिल्कुल सही बात है। ये लोगों को मोटिवेशन बना के रखेगा, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होगी सर लोग मोटिवेटेड रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे सर। ये अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होगी सर तो इमोशनल एंगल जो है लोगों का सर वो भी बाहर आएगा सर, वो लोग बैलेंस कर पाएंगे उस तरीके को, बिल्कुल सही बात है। और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी सर डिसीजन लेने में सर क्या होगी, आसानी होगी, यानी कि फास्टर डिसीजन मेकिंग, सर ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना सर ये सभी के सभी क्या है, मेजर फंक्शंस हैं, ऑल 1 2 3 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जितना भी आपको मैंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ाया, मैनेजर पढ़ाया, वो कहीं ना कहीं टॉपिक उसके एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। अब मैं सर एमसीक्यू से पिक कर रहा हूं, ये क्या है, बिल्कुल मिक्स एमसीक्यूज है। जो मैंने पार्ट वन आपका लिया था उसमें मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज करीबन 15-20 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए थे। अभी मैं आपको और भी एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं, दोनों ही पार्ट के कंबाइंड, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, अच्छा ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हैं जो कि मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन टॉपिक ना ऐसे ही पूछने जाते हैं, तो आप उनको समझ लो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सर किस का मतलब क्या है? और आप सर गलत चीजों की तरफ ध्यान जाओगे, ध्यान चला ही गया होगा वैसे आपका, ठीक है। तो अगर गलत चीजों की तरफ ध्यान चला जाए, इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या लिख दिया है, किस के बारे में बताओ, किसका मतलब क्या है। लेकिन कम्युनिकेशन जो आप लोग पढ़ रहे हो उसके अंदर किसका मतलब क्या है ना। तो हमें तो सर एक ही मतलब पता है किसका, है ना। रुक जाओ समझो जरा, इसका मतलब होता है सर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे कि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, बट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जांपल देने भी पड़ जाते हैं। पर सर मेरा कोशिश ये है कि जितनी छोटी से छोटी वीडियो बन जाए, अब जैसे आपको 2 वीडियोस बनाई, 2 वीडियो के अंदर आपकी पूरी की पूरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी तरह से खत्म होगी। सर इसका मतलब क्या हो गया, सर ये एक तरीके का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है या कम्युनिकेशन क्राइटेरिया होता है कि आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो, जितना सिंपल हो सके सर उतना सिंपल रखो कि लोगों को समझ में आ जाए। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर, ठीक है। चलो Then, which of the following is the reason for emitting negative signal of scowling? अब स्कॉलिंग का मतलब क्या होता है? स्कॉलिंग का मतलब होता है सर आपका चिल्लाना। अब आप मुझे बताओ कि आप चिल्लाना किस बेसिस पर आप चिल्लाते हो, आप चिल्लाते कब हो? आप देखो जब आपको जब आप यहाँ पे बैठे बोर हो रहे हो, है ना, घर में बैठे कुछ करने को नहीं, तो चिल्लाने बैठ जाओगे क्या? नहीं, तब चिल्लाओगे नहीं आप। इंपेशेंस है, मतलब आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, तो हाँ उस केस में थोड़ा बहुत चिल्ला सकते हो, लेकिन सर वो मतलब प्रॉपरली चिल्लाओगे नहीं, आप परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, लेकिन चिल्लाओगे नहीं, ठीक है, ऐसे करके। हाँ झगड़ा होगा तो बात अलग है। डिसबिलीफ मतलब आप सर विश्वास ही नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सर क्वालिफाई कर गया, विश्वास ही नहीं हो सकता कैसे क्वालिफाई कर गया, समझ रहे हो। तो इस बेस पे चिल्लाओगे थोड़ी, आप नहीं चिल्लाओगे। हाँ लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रखा है, आप अनॉय हो चुके हो, आपको चिढ़ मच रही है किसी ना किसी चीज से, ठीक है, तो सर उससे क्या हो जाएगा, उसमें अंदर क्या करोगे आप, अनॉय आप माने जाओगे। फॉर एग्जांपल आरसीबी टीम सर क्वालिफाई नहीं करती, सर बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आई एम अ सपोर्टर ऑफ आरसीबी। सर मतलब क्या, आई जस्ट गेट अनॉयड कि यार बात ही मत करो, आज आरसीबी हार गई फाइनल में फिर से, या सेमीफाइनल में हार गई, वैसे जाती नहीं वहां तक तो, लेकिन मतलब पॉइंट इज अगर हार की तो ऐसा लगता है यार अबे यार अब बात नहीं करनी, या विराट कोहली अगर जल्दी आउट हो गया ऐसा लगता है यार छोड़ो यार बात ही नहीं करनी, अब बात ही नहीं करेंगे इस चीज पे। बस समझ में आ रही है, दैट इज अनॉयंस इज द एग्जांपल, मतलब अनॉयंस जब आप अनॉयड हो जाते हो देन यू स्काउल, ठीक है। ओके, which of the following is the reason for displaying positive personal signal for leaning forward? मतलब आप एक पॉजिटिव सिग्नल है कि आप ना आगे झुक जाते हो। अगर आप अभी रियलाइज करो ना, जब आप ये क्लास लगा रहे हो, अगर आपका इस सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप देखना कि ना आपका जो मोबाइल फोन, अगर आप मोबाइल फोन पे लगा रहे हो तो मोबाइल फोन ना आपका आंखों के बहुत ज्यादा पास आ चुका होगा, क्योंकि आप आगे झुक नहीं सकते, लेकिन मोबाइल फोन आपका पास में आ चुका है। अगर आप लैपटॉप पे लगा रहे हो तो आप देखना कि ना आप अभी देखना आप ना आगे कहीं ना कहीं झुक कर बैठे होंगे। मैं आपको दिखाता हूं एक बार कैसे होता है ये सिनेरियो। देखो, ओए होए बहुत बड़ी स्क्रीन होगी, एक सेकंड, अरे क्या हो गया, देखो जरा देखो, थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है। देखो अगर आप ना कोई लेक्चर लगाने की कोशिश करो, ऐसे बताता हूं, अगर आप कोई लेक्चर लगाने की कोशिश करो, अगर आप कोई नॉर्मल लेक्चर लगा रहे हो तो आप आराम से बैठ के देख रहे हो, लेकिन जब आपको मैच में इंटरेस्ट आता है या कुछ भी आप कर रहे हो इंटरेस्ट आता है, तो क्या होता है आपका, आप ऐसे डरते हो कि ओ भाई कुछ हो रहा है ऐसे करके, समझ रहे हो। तो दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड, मतलब आप ना यहाँ पर लीन फॉरवर्ड कर रहे हो बिकॉज यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। ये ऑन ही रखें, ये ऑन ही रख लेते, चलो, है ना, मजा आ रहा है देख के भी, चलो ठीक है। तो मतलब क्या है, यू आर एक्चुअली वेरी मच इन कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो, रिलैक्स के अंदर सर आप बिल्कुल चिल मार के पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो द केस, रिलैक्सेशन तो नहीं होगा, टेकिंग टाइम टू थिंक ये भी नहीं होगा, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस सर आपकी छाती चढ़ी हो जाती है। सो ये सब क्या है आपके, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आपके एग्जांपल्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन इज द एग्जांपल द सेम। देन स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, सर रिलेशनशिप जब भी हम लोग बात करते हैं वो किसके अंडर आती है। देखो जब भी रिलेशनशिप की रिगार्डिंग बात हो रही है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी इन्वॉल्व होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि बॉस, मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स, क्लर्क,
ये वो, ये सब के सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कहीं ना कहीं पार्ट है सर। ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तब आपका स्विच ऑफ रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली आपका आता है, ठीक है। देन इन विच ऑफ द विच, यार थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मैं इसको रख देता हूं, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ईच ग्रुप मेंबर कैन कम्युनिकेट ओनली विद द नियरेस्ट मेंबर। मतलब ऐसा ही कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसके अंदर जो मतलब आपका जो कौन सा ईच मेंबर, जो मेंबर है वो सिर्फ अपने आसपास वालों से ही, मतलब बिल्कुल आजू बाजू वालों से ही, नियरेस्ट मेंबर से ही कम्युनिकेट कर सकता है और किसी से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे आप देखोगे, आप बोलोगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, देखोगे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके मतलब अलग तरीके से आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हील नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, व्हील नेटवर्क मतलब क्या है, लोग सर आपके ऐसे से बैठे, एक इधर बाजू में, एक इधर बाजू में, एक इधर बाजू में, ऐसे करके, ये क्या होगा आपका व्हील नेटवर्क हो गया, ठीक है। देन वाई नेटवर्क में सर क्या होगा, लोग इस तरह से बैठे हैं, एक इधर बैठा है, एक सेंटर में बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, ये होगा आपका वाई नेटवर्क हो गया। देन से चेन नेटवर्क क्या हो गया सर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये क्या हो गया सर आपकी चेन नेटवर्क हो गया। देन सर्कल नेटवर्क में इस तरह से होता है, जो आप देखते हो ना ओवल शेप, जो मीटिंग रूम में देखते हो आप, मीटिंग रूम में इस तरह से लोग बैठे होते हैं, तो यहां पर क्या रहता है सर, ये सर्कल फैशन में बैठे जरूर हैं, लेकिन सर इनकी आपस में भी डिस्कशन चल सकती है, एसेट करके डिस्कशन भी चल सकती है, दिस इज आल्सो पॉसिबल। सर्कल फैशन में खाली बैठते जरूर हैं, लेकिन इनकी आपस में डिस्कशन चल सकती है। लेकिन व्हील नेटवर्क में क्या रहेगा, व्हील नेटवर्क में या तो इस तरफ से, या तो इस तरफ से, या तो इस तरफ से, या तो इस तरफ से ही आपकी ये चलेगी, मतलब ये क्या कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन चलेगी। सो व्हील नेटवर्क इज गोना बी द राइट ऑप्शन, नॉट द सर्कल नेटवर्क, इज गोना बी द व्हील नेटवर्क आउट देयर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव। अब देखो ये जो है ना, पैसिव क्या होता है, अग्रेसिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है, पैसिव अग्रेसिव क्या होता है, ये सब के सब मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका था, बस ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको नहीं यूज किया था, अब बताता हूं। डिसीजन मेकिंग हमने थोड़ा बहुत आज पढ़ा है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर सबसे प्रोडक्टिव स्टाइल कौन सा होता है सर, असर्टिव स्टाइल इज द मोस्ट परफेक्ट स्टाइल आउट टुगेदर, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था, आई होप आपको याद हो। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट्स, ऑफिसर बोले तो मतलब मैनेजर की रिगार्डिंग बात हो रही है, सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके नीचे काम करने वाले। इसके अंदर क्या रहता है कि अगर बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, अगर आपकी डेली इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आपके सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई रहेंगे, आपका रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा ग्रुप, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन के रिगार्डिंग लेने की बात आएगी सर, लोग क्या होंगे सर, उससे क्या होंगे, मतलब इफेक्टिवली मान भी जाएंगे, तो बिल्कुल सी इज द डेफिनेटली द राइट ऑप्शन। और ये सेटिस्फैक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी कहीं ना कहीं इसका आंसर जरूर सही है, लेकिन सर जब भी हम लोग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो हमें ना एम्प्लॉयज को खुश नहीं करना है, हमें एम्प्लॉयज को खुश करना है, उनसे काम निकलवाने के लिए, तो काम क्या सर, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऐसे करके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट, ये क्या है, डिसीजन हो गया यार, ये सॉरी गलती लिख दिया टाइपिंग में, डिसीजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज पर्सन, मतलब अगर आपको कोई इंसान जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एजुकेशन को, या व्हाटएवर, फॉर एग्जांपल कोई गरीब इंसान है, व्हाटएवर द केसेस, तो अगर आपको उसके लिए कोई फैसला लेना है तो आपके कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स कौन सी होगी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब आप इमोशन को बिल्कुल समझते ही ना हो, तो सर बिल्कुल गलत है। अथॉरिटेरिज्म, मतलब क्या आप अपनी चलाते हो, तो बिल्कुल गलत है। एम्पैथी इज टू बी द राइट ऑप्शन। एम्पैथी का मतलब क्या रहेगा कि, एक सेकंड ना, एम्पैथी इसका मतलब क्या रहेगा, एम्पैथी इज गोना बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि आप उसके बारे में आपके मतलब आप सिंपैथेटिक होने चाहिए, आपको मतलब उनका दुख समझ में आना चाहिए, तब उसका रीजन आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके। इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर, अब कभी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से होते हैं, तो यू एंड मी, यहां पर क्या मतलब कि मैं और तुम कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहां पर होता है मैं और तुम, मतलब सॉरी मैं और तू, मैं और मतलब क्या, यू एंड मी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, यू इज इंपॉर्टेंट एंड देन वी आर इंपॉर्टेंट, वी मतलब क्या, हम साथ मिलकर चलेंगे। अगर आपको याद हो प्रीएम्बल के अंदर भी क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पर ये नहीं लिखा यू द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पर क्या लिखा है, या फिर आई द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं लिखा, वहां पर क्या है, यू एंड मी, मतलब मी इज द सॉरी यू एंड वी का वर्ड यहां पर इस्तेमाल होता है, और हिम दे मी मे सब तो आपका होगा नहीं, दिस शोज द सेल्फिशनेस शो करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी हायरार्कीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कि फॉर्मल गाइडलाइंस मतलब क्या कि आपको कुछ भी काम कराना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, लेटर आपका जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, आपका लेटर जाएगा, इस तरह से, ये सबके सब एग्जांपल क्या है, या फिर अथॉरिटी हायरार्की का स्ट्रक्चर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा करके जो आपका फंडा होता है, ये कहां पर देखने को मिलता है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, आपका पार्ट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, उसके अंदर पार्ट यही होता है आपका, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द, अरे यार कितनी स्पेलिंग, कितनी मैंने टाइपिंग मिस्टेक करी आज, ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
यूज टू डिनोट द इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन शो करने के लिए आप इसमें से किस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे? पीपल स्किल, बिल्कुल मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल स्किल का ही दूसरा नाम क्या होता है? पीपल स्किल होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करोगे क्या? सॉफ्ट स्किल का बिल्कुल इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है? आप किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से बातचीत कर रहे हो, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल का इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल काम करोगे। लाइफ स्किल का इस्तेमाल करोगे, नहीं। लाइफ स्किल का कोई मतलब नहीं है, लाइफ स्किल और इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि लाइफ स्किल इज द राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं दोनों का। ओके, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से क्या क्या इंक्लूड करती है? तो बहुत आसान है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन, बिल्कुल सर इसका आता है। जेस्टर, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। इस क्वेश्चन का नाम क्या रखो, कुछ भी नाम रखोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, बिकॉज ये मैं पढ़ा चुका हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से। आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता कम्युनिकेशन प्रोसेस का? मीडियम होता है, बिल्कुल होता है। ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल होता है। इंफॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चेन पढ़ाई थी, अच्छे से याद है, अच्छे से याद करना, मैंने लास्ट में पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आपका पक्का ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन लाइफ वैल्यूज और विजन ये इसका पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन? अगर कोई यही देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फोटो अटैच कर दी थी और मैंने क्लासरूम कम्युनिकेशन का एग्जांपल दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन से टाइप का कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको नहीं देखने को मिलता, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई टीचर खड़ा है, यहाँ पर कोई टीचर खड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इमेजिन करो कि मैं आपको एक क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा था, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलता कि मैं एक बच्चे को बुलाकर बोलूंगा, उसके कान में सुना दूंगा पूरा का पूरा लेक्चर उसको सुना दूंगा, फिर बोलूंगा कि भैया अब जाके तू पूरी क्लास को बता, या तू जाके एक इंसान को बता, फिर तू जाके एक इंसान को बता, या फिर आप जाके तीसरे इंसान को बताओ। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरह का इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका नहीं होता, ये चुगली वाला काम थोड़ी चल रहा है, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। इनफॉर्मल होता है, बिल्कुल होता है। मैं भी आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल देसी एग्जांपल, जैसे कि आप लोग मतलब हम लोग साथ में मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, है ना। साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल होता है सर, इशारों में बहुत बोलते हैं कि चुप बेटा चुप, है ना, मतलब साइलेंट कम्युनिकेशन इज आल्सो देयर। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सर होता है। बुकिश लैंग्वेज जब पढ़ाई जाती है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, आई होप समझ पा रहे हो आप, है ना, ऐसे करके। ओके, व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्डिंग, ये भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, रिस्पॉन्ड वगैरह करना, फीडबैक वगैरह क्या होता है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप बताते हो कि हाँ मेरे पास आपकी आ गई, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर साउंड और मैसेज, गलत। सॉर्टिंग द वेरियस साउंड और मैसेज टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये भी गलत। कंफर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, ये क्या आपका मतलब आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे मैसेज समझ में आ गया, तो यू आर रिस्पॉन्डिंग, है ना। आप नॉर्मल सेंस में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, क्या आपको समझ में आ रहा है, आप यस या नो में आंसर करो। तो अगर आप यस लिखोगे मतलब क्या, आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ मुझे आ रहा है। अगर आप इसका नो आंसर लिख रहे हो तो आप कंफर्म कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप मैसेज ही नहीं कर रहे हो तो मतलब क्या, फिर तो काम ही खराब है। जैसे आप देखो कि जब अभी 3-4 जो पिछले वीडियोस गई हैं, हर एक वीडियो के नीचे ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास कमेंट आए हैं, लेकिन व्यूज कितने हैं आपके? 500 भी हैं, एक दो वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज भी हैं, है ना। वैसे कुछ लोग कम वीडियो भी देख रहे हैं, अभी 500 वाली मैथ्स वाली के ऊपर व्यूज नहीं है, पर चलो कोई नहीं, आई होप आप सब लोग देखो, कुछ सीखो उससे, ठीक है। व्यूज का पंगा नहीं है, बस देख के सीखो। तो मान लो 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन 80 या 90 लोग क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया हमें समझ में आ गया, जो चीज आपने बोली थी वो समझ में आ गया, जो क्वेश्चन आपने पूछे थे उसका आंसर सर ये करके आपको आंसर देखने को मिल जाता है। समझ रहे हो सर, कमेंट का मतलब क्या हो गया, एक तरह का रिस्पॉन्ड करना होगा। ओके, नेक्स्ट, लिसनिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, लिसनिंग मतलब जो सुनना हो गया, सुनना का मतलब क्या होता है? क्या ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है डिकोडिंग करने का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अ प्रोसेस वी यूज टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी हियर, बिल्कुल सही बात है। क्या है आपका सर कि आप जो भी सुन रहे हो उससे आप कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर आपको याद हो ना, मैं बताऊंगा नहीं, अब आप लोग मुझे कमेंट पे लिख के बताओगे। मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड डैश, लिसनिंग एंड डैश के अंदर तो डिफरेंस होता है। तो सर यही वही डिफरेंस यहाँ पे पूछ लिया, बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर में बताया था सब कुछ यहाँ पर काम में यूज में आ रहा है, एंड दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको। अब सर समझो, यहाँ पे देखो, नीचे से जब ऊपर जाता है मटेरियल तो उसे क्या बोलते हैं हम, अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है सर? लैटरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही होता है। मतलब क्या है, सेम लेवल के ऊपर, इसी लेवल के ऊपर जब काम चल रहा होता है, इसके अंदर जो एक सेम लेवल, मतलब क्लर्क से बात करेगा तो क्या हो जाएगा, लेटरल कम्युनिकेशन। लेकिन क्लर्क अगर मैनेजर से बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। मैनेजर अगर क्लर्क से बात करेगा तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर समझ में आ गया आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following can be termed as verbal communication? इसमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे सकते हो? देखो वैसे यहाँ पर ना कोई और नाम था, मैंने प्रीवियस ईयर में बस हल्का सा चेंज कर दिया, अपना नाम डाल दिया, ऐसे ही मन करा था। तो प्रोफेसर आकाश डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन द क्लास,
क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? आप लोग मुझे बताओ। प्रोफेसर आकाश गेव द मैसेज टू द स्टूडेंट्स थ्रू मोबाइल, मैं आपको मोबाइल से मैसेज कर रहा हूं, तो क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? बताओ जरा। द चाइल्ड वाज क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ मदर, एक बच्चा रो रहा है अपनी मम्मी का अटेंशन पाने के लिए, तो क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? बताओ। दीप मतलब कोई इंसान है यहाँ पर, ठीक है, इंसान का नाम है, मैंने अपना नाम डाल दिया। दीप रोट अ लेटर फॉर द लीव एप्लीकेशन, आप छुट्टी लेने के लिए आपने लेटर लिख के दे दिया, तो क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ये कम्युनिकेशन हो नहीं रही, बस वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर आकाश ने क्या करा, आपका मोबाइल में मैसेज दे दिया लोगों को, सर ये भी क्या आपका एक तरह का ये रिटन कम्युनिकेशन आपका हो गया, तो क्या होगा सर, लेक्चर में आपको ले रहा हूं, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन एग्जांपल है, सिंपल सा काम है। देन कम्युनिकेशन थ्रू द जेस्चर्स इज कॉल्ड एज, अरे यार मैं फोटो ऐड करना भूल गया, चलो कोई नहीं। कम्युनिकेशन थ्रू द जेस्चर इज कॉल्ड एज द काइनेसिक, इसे बोलते हैं काइनेसिक, ये आप याद रख लो, काइनेसिक्स बोलते हैं कि जो आप जेस्चर से बताते हो। फॉर एग्जांपल अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, अगर मैं ये कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, या तो हाई इसका मतलब होगा, या तो इसका मतलब बाई होगा, ठीक है। अगर मैं ये कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, वन, इसका मतलब क्या है, सिंगल वन, मतलब these are the symbols जिसके हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये कर रहा हूं मतलब क्या है, नो चीज के लिए मना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं तो क्या मतलब क्या है, मना कर रहा हूं। सर इस आर्ट को बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, काइनेसिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्ट को काइनेसिक्स बोलते हैं। देन अरे एक सेकंड ना, क्या हो गया भाई, हाँ। देन ये प्रोक्सिमेसी कुछ काम करनी है। पैरा लैंग्वेज सर क्या होती है, थोड़ी सी हाइब्रिड लैंग्वेज होती है, जैसे आपने सुना होगा वो वाली जादू, सुना जादू, क्या कौन सी फिल्म थी वो, यार ऋतिक रोशन की पहली फिल्म आई थी, मैं हूं ना फिल्म थी, नहीं मैं हूं तो उसकी फिल्म थी, सर मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें बोलते पॉ 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 पॉ, आप समझ पा रहे होंगे। सर ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये आपको समझ में आ रही है क्या? नहीं, लेकिन इससे कम्युनिकेट करते थे, समझ रहे हो, मतलब दिस इज द पैरा लैंग्वेज, कुछ अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज इनकी। नॉर्मल बिहेवियर आई थिंक दिस नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का फॉर्म है ही नहीं। इंटरव्यू के अंदर क्या कोई कम्युनिकेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सोशल इंटरेक्शन जब कर रहे हैं, नॉर्मल से लोगों से जाके बातचीत कर रहे हैं, तो कोई कम्युनिकेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवल, सर आप बैठकर अपना नॉवल, आप किताब पढ़ रहे हो, इसमें कम्युनिकेशन थोड़ी हो रही है, मतलब आप किसी और इंसान से बात नहीं कर रहे ना। देखो कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और एग्जांपल के तौर पे बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो डेट पर गई थी लड़की के साथ, रिमेंबर, सारा कुछ बताया था मैंने आपको, ओके। कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड टू असाइन गोल्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज, अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, गोल दे रहा है सबऑर्डिनेट्स को, मतलब देखो अगेन, किसी मैनेजर ने सबऑर्डिनेट्स को, जो उनसे नीचे काम करते हैं, उनको जब यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल्स दे दिए कि भैया तुम ये वाला काम करो, टास्क दे दिया, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे? क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब कौन सी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सिंपल है यार, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कितने सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन से बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के? आई थिंक ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगेन मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ये वाला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन ऑफ कोर्स डू इट, ओके। नेक्स्ट, ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैंने इसके अंदर आपको एक वीडियो वगैरह अटैच करने की सोच रहा था, और मैं शायद थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग वगैरह करने के बाद इस वीडियो को अटैच कर भी दूं, लेकिन मेरा मन नहीं रहा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया, जो कि मेरे को फील भी हो रहा है, तो मैं अभी अटैच नहीं करूंगा, समझ लेना बस। क्या बोल रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब भी आपकी होती है, तो वो किस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब क्या है, एक इंसान इधर है, एक इंसान इधर है, एक इंसान इधर है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने क्रिकेट मैच आजकल देखे होंगे, अगेन क्रिकेट सीजन चल रहा है, अगर कोहली सामने खड़ा है और कोहली किसी से लड़ रहा है, कोहली किसी से बातचीत कर रहा है, एम्पायर से बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, फिर किसी को हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, वो होती है थोड़ी सी मतलब हाई स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर होता है, तो इस तरह का स्लेजिंग वगैरह करते हैं। तो अगर कोहली और सामने कोई ना कोई इंसान मान लेते हैं, कोई भी इंसान मान लेते हैं, सर ये लोग आपस में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या होगा सर, ये जो तरीका हो गया सर, इसको बोलेंगे आमने सामने बातचीत चल रही है, जो कोहली बोल रहा है वो ये सुन रहा है, और इसका आंसर भी ये रिप्लाई कर रहा है, कोहली को रिप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपके सिंक्रोनस, मतलब दोनों के दोनों साथ में बात कर रहे हैं। अगर कोहली को बोलना यही होता, सबको सेम चीज बोलनी होती है, लेकिन कोहली क्या करता, मैच खत्म होने के बाद जाता और टेक्स्ट मैसेज करता, टेक्स्ट मैसेज करके सर उन्हें गालियां वालियां बकता, जो भी करना था, जो भी मतलब होता है सर, वो टेक्स्ट मैसेज में लिखकर बोलता, तो उससे क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब अभी मैसेज भेज दिया है, वो इंसान जब पढ़ेगा तब पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह हो गए, आप लोग मुझे अपने डाउट्स वगैरह भेजते हो, तो मैं सर जब मेरे को टाइम मिलता है मैं तब पढ़ता हूं, तो ये क्या हो गया, एसिंक्रोनस हो गया। लेकिन जो भी लाइव चैट में आप लिख रहे हो और मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूं, वो क्या होगा, सिंक्रोनस हो गया, ठीक है। देन बोथ एंड भी तो सर हो नहीं सकते। देन सर ये होता है एक्यूरेटाइप्स, ये छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है, मतलब ये होता है कि एक फील्ड में कुछ बहुत महान बन जाना, उसे बोलते हैं एक्यूरेटाइप्स वगैरह। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन है, आपने ऋषभ पंत को देखा होगा, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपिंग करता है, जिन लोगों को पता हो बताना मेरे को। तो ऋषभ पंत जब क्या करता है, पीछे से कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी मतलब बोलता रहता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैट्समैन को। वो एक्चुअल में बैट्समैन को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब कुछ कभी कभी बोल भी देता है, लेकिन आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि ना वो ऐसे ही बोल रहा होता है कि हाँ यार जाएगा ये तो चला जाएगा, उसको इधर डाल, ये आउट हो जाएगा, ऐसे करके, मतलब क्या इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, व्हाटएवर स्टफ इज,
ये बोल रहे हैं सर वर्क को बताओ कि वो कौन सी कम्युनिकेशन है, एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस है, इनफॉर्मल है, वर्बल है, फॉर्मल है, जितना भी आपको पढ़ा सबसे बताओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछता हूं, एम्पायर भाई साहब आपने देखे एम्पायर भाई साहब, तो एम्पायर किस टाइप की कम्युनिकेशन करते हैं? जब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउट दे रहा है, सिक्सर दे रहा है, छक्का दे रहा है, व्हाटएवर सब यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन है, बताना मुझे बताना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओके। ये अच्छा ऐसा नहीं है कि इसी ऑप्शंस में से आंसर है, इसके अलावा भी आंसर हो सकता है, सोच के बताना। नेक्स्ट देखो भाई, जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए ना, ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके आगे भी थोड़ा सा मैं जा रहा हूं, मैं आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन बाकी जगह पूछे जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सीसेट वगैरह में बहुत आते हैं, जिसके अंदर आपको कंडीशन देते हैं और आप बताते हैं कि अब बताओ क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। यू हैव बीन, जरा देखो 3-4 क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है कि हम ना कम ना पढ़े, ज्यादा ही पढ़ लें। You have been asked to give an explanation for not attending an important official meeting. आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आपने एक important official meeting अटेंड क्यों नहीं करी, और आपके इमीडिएट बॉस ने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया था। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रहा, क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। आपके इमीडिएट बॉस ने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया था उस मीटिंग के बारे में, वो भूल गए थे। और अभी क्या कर रहे हैं कि वो बॉस जो है ना आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भैया मेरा नाम मत ले देना, मेरा नाम मत लेना, वरना मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया? आपके बॉस ने आपको बताया ही नहीं कि आपकी मीटिंग है, और अब क्या हो रहा है, हायर अथॉरिटीज आपसे पूछ रही है कि भी आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। समझ रहे हो मेरी बात? अब सर क्या करोगे आप? तो ये क्या करोगे, सेंड रिटन रिप्लाई टू एक्सप्लेन द फैक्ट, आप लिखित में दे दोगे कि भैया ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। या फिर क्या करोगे, आप अपॉइंटमेंट करोगे, जो टॉप बॉस है, जो आपकी कंपनी का सबसे टॉप सुपीरियर बॉस है, उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे और उसे समझाने की कोशिश करोगे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था। या फिर अपनी गलती मान लोगे, या फिर क्या करोगे, पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग ऑफ नॉट इन्फॉर्मिंग। आप एक्चुअल में उस बॉस को ठहराओगे कि हाँ तेरी इस इंसान की गलती थी, मेरे को जब पता ही नहीं चला तो मैं क्या करूं। तो सर इसका ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन होगा डी, आपको उसी इंसान को गलत ठहराना है, ठीक है। गलती क्यों मानोगे, आपने गलती करी नहीं। देन यू हैव टू अकम्प्लिश अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर योर हेडक्वार्टर। आपको हेडक्वार्टर जो आपका जो भी हेडक्वार्टर, फॉर एग्जांपल आप पुलिस ऑफिसर बन गए, आप ऐसा ही बन गए। अब पुलिस हेडक्वार्टर ने आपको कुछ काम दिया था कि आपको 2 दिनों के अंदर कर देना था। अब आपका क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है। अब वो बोल रहे हैं कि अब ऑफिस आपसे पूछ रहा है कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। तो आप क्या करोगे, क्या आप एक एक्सटेंशन मांगोगे डेडलाइन की कि हमें 2 दिन और दे दो, मैं आपका काम करके दे दूंगा। या फिर आप इन्फॉर्म करोगे हेडक्वार्टर को कि भैया मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम पे काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज व्हाटएवर रीजन मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बस आप क्लियरली ये बोल रहे हो हेडक्वार्टर को, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तीसरे केस में क्या है आपका कि दैट इज सजेस्ट अल्टरनेटिव पर्सन टू हेडक्वार्टर हु मे बी नीडफुल। मतलब आप खुद सजेस्ट करोगे कि यार देखो ऐसा है कि सॉरी मैंने थोड़ा गलत वाला भी बोल दिया। बी वाले पार्ट में ये है कि आप बताओगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं काम, और मतलब टाइम पे काम नहीं, 2 दिन में काम नहीं हो पाएगा, आप मुझे 3 से लेकर 4 दिन और दे दो, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट हो गया था और मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर मेरे को आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो मैं काम करके पूरा दे दूंगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दोगे पूरी हेडक्वार्टर को। तीसरे में क्या है कि आप बोल रहे हो कि देखो ऐसा है, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरी जगह आप किसी इंसान को काम दे दो, ये वाला आपका काम कर देगा। और लास्ट में क्या है कि भैया आप जवाब ही नहीं दोगे, आप बिल्कुल दूर रहोगे जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते। तो इसमें क्या करोगे, ऑफ कोर्स देखो बी वाला ऑप्शन आपका होगा, आप बताओगे कि देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, और इसके बाद आप क्या करोगे, आप थोड़ा टाइम मांगोगे कि भैया थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो तो मैं आपका काम कर दूंगा, ऐसे करके। आप खुद जाके नहीं बोलोगे कि भैया इस इंसान से काम करवा लो, आप कौन होते हो उनको रिकमेंड करने वाले, तो ये अच्छा तरीका नहीं होता, ठीक है। देन एज अ सिटीजन यू हैव सम वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपके पास कोई कुछ ना कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम था। अब क्या कर रहा है, कोई ऑफिशियल है, मतलब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आप अगेन पुलिस ऑफिसर हो, आपके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है। अब एक ऑफिशियल है जो कि आपको ना बार बार काम कर जा रहा है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। आपको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाकर काम है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओगे, आपको वहां पर काम है। अब क्या हो रहा है, एक ऑफिशियल जो है वहां का, जो मतलब जो भी वहां पर काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट है, व्हाटएवर स्टफ इज, आपको बार बार फोन कर करके आपको ना कहीं से आइडियाज दे रहा है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात कर रहा है, फीलर्स दे रहा है कि भैया मुझे पैसा दे दोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर रहा है, अगर आपको काम करवाना है तो मुझे पैसे दे दो, मतलब कहीं ना कहीं ब्राइब मांग रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या उसे पैसे दे दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देने। क्यों देने भाई पैसे? आप बिहेव ऐसा करोगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, जो इशारे आपको करना चाह रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहे इशारे, ठीक है, ये करोगे आप। या फिर क्या करोगे, आप हायर अथॉरिटीज के पास जाओगे और वर्बली कंपेयर करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्बली कंपेयर करोगे, आप जाकर उसकी बुराई कर दोगे, कंप्लेन कर दोगे। या फिर क्या करोगे, आप एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करोगे। तो देखो भैया फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करनी है, आप वर्बली जाके बोलोगे तो आपका कोई प्रूफ नहीं है, हो सकता है कि सर ऊपर वाले लोग भी मिले पड़े हो, तो आप हमेशा फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करोगे, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं आखिरी क्वेश्चन है क्या, ये देखो सेशन काफी सारा लंबा हो रहा है, तो मैं काम करता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ता हूं, आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि आप, चलो बता देता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग बेस्ट क्वेश्चन यही है। तो बेसिकली देखो आपका एसआई का पेपर में स्कैम हुआ था, तो सर उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन बिठाया गया है
कि आप एक टीचर हो यूनिवर्सिटी के, आप एक टीचर हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आई थिंक यूपी पीएससी के सीसेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 2013 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक टीचर हो यूनिवर्सिटी के और आपके पास एक पावर है कि आप क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हो, आप क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हो, ठीक है। जितने भी लोग ना यहाँ तक देख रहे हैं ना, पक्का इसके बारे में ना कमेंट जरूर करना कि आपको क्वेश्चन लगा कैसे। मुझे पता है आधे सारे लोग क्वेश्चन वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन जो लोग भी अभी तक जुड़े पड़े हैं तो सर वो लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट करना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन लास्ट में रखा है। सर उसके पास ही पावर थी कि वो क्वेश्चन पेपर बनाए, ठीक है। और क्या है, अब मतलब ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है ना कि आप एक कलीग है, आप एक कलीग है, मतलब आपके साथ में काम करने वाले इंसान है, उनका बच्चा भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और वो बोल रहे हैं कि ये जो उनका बच्चा है ना, उसके पास के आखिरी चांस है इस एग्जाम को पास करने का, और अगर ये इस इंसान को ये एग्जाम पास नहीं कर पाया तो क्या कर पाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, ये इंसान बच्चा क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। अब जो आपका कलीग है, जो आपके साथ में काम करता है, उसने आपकी हेल्प करी थी पहले किसी मैटर में, मतलब आपको जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उस इंसान ने आपकी हेल्प करी थी। अब मुझे बताओ कि वो इंसान कह रहा है कि भैया मेरे बच्चे को पेपर लीक करके दे दे, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप उस इंसान की हेल्प करोगे, उससे पेपर को लीक करवा दोगे, या फिर आप क्लियरली बोल दोगे भैया मैं बिल्कुल रेड कर दोगे कि भैया मैं किसी भी कंडीशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। देन आप ये बताओगे, उसे समझाने की कोशिश करोगे कि देखो क्या है, अगर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं तो जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो उसका ट्रस्ट तोड़ देगा, और मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता किसी भी इंसान का, तो मैं आपकी इस पोजीशन में हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, कोई अगर आलतू फालतू कोई और अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली कर दूंगा। या फिर क्या करोगे, आप आगे जो आपकी हायर अथॉरिटीज है उनको रिपोर्ट कर दोगे कि देखो कि मेरे से ये चीटिंग करवाने को बोल रहा है। बात समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या हो रहा है? तो देखो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बिकॉज वो आपका कहीं ना कहीं मित्र है, ये तो आप रिपोर्ट नहीं करोगे, समझाने की कोशिश करोगे ऑफकोर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोना बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। चलो भाई, बोल के थोड़ा थक गया हूं मैं, बट इतना काफी है, इतना ही सेशन था आपका था सेशन। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा जो भी पूरी की पूरी कहानी थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर देना। देखो होता क्या सिनेरियो, अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो ना तो यूट्यूब ना उस वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता है। सर मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हमारी फैमिली बढ़ पाए। सर 50-60% के आस 60% से एक्चुअली लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सर अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार अगर कर लोगे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, नंबर जब बढ़ता है तो अच्छा लगता है ना, ऑफ कोर्स। और आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर कर देना, बाकी सर @सारा आकाश 143 सर आप इंस्टाग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, सर ये यहाँ पर जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प वगैरह चाहिए। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और सेम ही आईडी है, सारा आकाश 143 की जगह 149 है, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप पक्का ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।